गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जय महाकाल किशन राजभर। भाई चैट तुम्हारी नहीं चल रही है। शुभांगी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। रियाज गुड मॉर्निंग। विराट गुड मॉर्निंग। निष्ठा, अभिषेक गुड मॉर्निंग। मुस्कान, पीयूष, हर्ष गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कुछ बच्चे प्रयास 1.0 के भी बता रहे हैं, कुछ बच्चे प्रयास 2.0 के भी होंगे। प्रयास 3.0 के सारे बच्चे होने चाहिए। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ भाई, अब तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादातर बच्चे अब फिजिकल केमिस्ट्री प्रयास 3.0 के सारे बच्चे फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट कर चुके हैं। पैरेलली उनका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी स्टार्ट हो जाएगा और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी चलेगा। तो मुझे लगता है कि ऐसे ही प्रयास 1.0 के बच्चे भी, प्रयास 2.0 के भी बच्चे भी, उनकी भी फिजिकल केमिस्ट्री पैरेलली चल रही है, वो भी जल्दी खत्म हो जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो, और उनकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफी हद तक कंप्लीट हो चुकी है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सब्जेक्ट है, अगर मैं इसको अपने हिसाब से समझूं तो फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल कुछ कुछ मिलती जुलती चीजें हैं। बस फर्क इतना है कि सर वो कैलकुलेशन वाला पार्ट थोड़ा सा कम है। हालांकि मैंने तो ये देखा है कि आईआईटी वाले, चाहे मेंस का पेपर की बात करो चाहे एडवांस के पेपर की बात करो, वो कहीं ना कहीं मिक्स मैच मारने लगे। मिक्स मैच इन द सेंस कि वो फिजिकल के अंदर ऑर्गेनिक का कुछ पोर्शन डालने की कोशिश करते हैं, ऑर्गेनिक की रिएक्शंस में फिजिकल का पार्ट बनाने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि इस कंपाउंड की रिएक्शन अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराई जाए तो कितने मोल मीथेन के बनेंगे। अब वो समझ में आता है हमें, हम बेवकूफ नहीं है, हमें समझ में आता है कि वो एक्चुअली हमसे क्या जानना चाह रहा है। वो एक्चुअली वो जानना चाह रहा है कि सवाल बहुत कम है, सवाल कम पूछे जाने। हमसे कहा गया है कि कम सवाल पूछो बच्चों से पेपर में। तो ऐसे में वो पेपर बनाने वाला बंदा वो क्या करे? वो चाहता है कि यार हम सारे टॉपिक्स कवर भी कर लें, हम सवालों को थोड़ा से अच्छे लेवल का दें। तो वो जनरली मिक्स मैच करने की कोशिश करता है, जो एडवांस वालों की पुरानी आदत रही। लेकिन अब मेंस में भी मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि वो फिजिकल और ऑर्गेनिक को मर्ज करता है, फिजिकल और इनऑर्गेनिक को भी मर्ज करता है। तो कुछ रिएक्शन के ऊपर सवाल आ गया, अमोनियम डाइक्रोमेट की हीटिंग करने से एक गैस बनी, उस गैस को हम एक और एजाइड की हीटिंग से बना सकते हैं। बताइए उस एजाइड के कितने मोल चाहिए, इसके कितने मोल बनेंगे, वगैरह वगैरह। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक ऐसा खेल जो कुछ कुछ मिक्स होने लगा। अब इसमें इशू क्या है? इशू ये कि सर मेरी फिजिकल केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है, बट मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मुझे मजा नहीं आता, या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छा नहीं कर पाता। तो ऐसे में यार देखो दिक्कत क्या आ रही है, फिजिकल के सवाल इंडिविजुअली पूछे जाएंगे, सही है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, फिजिकल के सवाल इंडिविजुअली पूछे जाएंगे। लेकिन दिक्कत यह है कि अगर वो ऑर्गेनिक के साथ थोड़ा थोड़ा मर्ज होने लगे तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भी एक बेसिक ठीक ठाक नॉलेज होनी चाहिए। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक वास्ट सब्जेक्ट है, आप समझिए, ऑर्गेनिक एक वास्ट सब्जेक्ट है जिसको आप बहुत ज्यादा डिटेल में सीख सकते हैं। अब बड़ी मोटी मोटी किताबें आती हैं, चाहे वो पाउला ब्रूस हो, चाहे वो, समझ रहे बात को, पता नहीं कौन कौन सी, मॉरिसन बॉयड और पीटर साइक्स, पता नहीं कौन कौन सी किताबें आती हैं। आप चाहे तो उसको बहुत डिटेल में सीख सकते हैं। और उसका रीजन भी है, बहुत डेटाबेस है, बहुत ज्यादा डेटाबेस इन्वॉल्व है, और तमाम तरह के कंपाउंड्स हैं, तमाम तरह के सॉल्ट्स हैं, और उन कंपाउंड से और नए नए कंपाउंड्स बनाए जा सकते हैं। दुनिया भर की रिसर्चेज हैं, दुनिया भर के पेपर्स पब्लिश्ड हैं। दिक्कत यह है कि सर इतने डिटेल में इतनी मोटी मोटी किताबें कैसे पढ़ेंगे? हालांकि आप अगर इंटरेस्ट है तो पढ़ा जा सकता है, बट अब जरूरत नहीं। आप समझिए, मैं इस सब्जेक्ट को बहुत क्लियरली तुम्हें समझाऊं,
एक ऐसी चीज है जो बहुत दायरे के अंदर सीखनी, और उस दायरे के अंदर इस तरह से सीखना है कि उसको आप एक बार सीखा, प्रैक्टिस की, 2 बार सीखा, फिर प्रैक्टिस की, फिर प्रैक्टिस की, फिर प्रैक्टिस की। मैं पिछले 21 सालों से अपने सारे स्टूडेंट्स को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में एक चीज बोलता हूं। ऑर्गेनिक के 2 हिस्से, एक थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, अपना थोड़ा बहुत आदमी जो है अब बेसिक सीखता है। अब इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, अब रेजोनेंस कहां नाच नूच कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कहां नाच रहे हैं, इस नाचने नूचने से क्या फर्क पड़ जाएगा, कुछ मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन कर लिया। हम अच्छे एसिड हैं, तुम खराब एसिड हो, हम अच्छे बेस हैं, तुम खराब बेस हो, हमारा कैटायन अच्छा, तुम्हारा कैटायन खराब, समझ रहे हैं? एक ऐसी बेसिक इंफॉर्मेशन जो अलग से टहलती। और एक पोर्शन आता है रिएक्शंस का। ये जो रिएक्शंस का पोर्शन है, इसके लिए तो मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को एक ही बात बोलता हूं, आपके पास देखो मैकेनिज्म्स सीखेंगे, मैकेनिज्म्स बनाई जाएंगी, उनको सीखा जाएगा, बट उन रिएक्शंस के नाम भी याद रखने की कोशिश करेंगे। हालांकि जेई के लेवल पर, मेंस या एडवांस लेवल पर उनके बड़े बड़े नाम, नोइंगल रिएक्शन क्या होती है और रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन क्या होती है, पिनाकोल, पिनाकोलोन, रीअरेंजमेंट में ड्रामेबाजी चलेगी, वो सब अलग है सर। नाम आप बता दीजिएगा, नाम हम याद भी कर लेंगे, लेकिन मेनली जो मैकेनिज्म्स है वो हमें सीखनी। लेकिन यार सीखने के साथ, मुझे नहीं पता ये बात सच लगती है या तुम्हें अच्छी लगती है नहीं, बट सीखने के साथ उन रिएक्शंस की तुम्हें कई बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तुम्हारे घर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कम से कम 5 कॉपीज, 5 रफ कॉपीज जब तक तैयार नहीं हुई, आप नहीं सीख पाएंगे। आप समझिए, एग्जाम में कई बार एडवांस लेवल पर ऐसे सवाल आते हैं जिनकी मैकेनिज्म्स खुद प्रिडिक्ट करनी पड़ती हैं, खुद सोचनी पड़ती हैं। जिन बच्चों ने अपने सवालों की प्रैक्टिस की है, जिन बच्चों ने मैकेनिज्म्स की प्रैक्टिस की है, उनको आइडिया लगने लगता है, अबे यार इसमें तो OH लगा हुआ है, पहली रिएक्शन सोडियम के साथ करा रहे हैं, वो तो सर ने बताया था सोडियम एक एक्टिव मेटल है, एसिडिक हाइड्रोजन को उड़ा देगा हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में, O- तैयार हो जाएगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, वो यहां धक्का मार दे। मेरी बात समझने की कोशिश करो, एक प्रोसेस है जो आप शुरू से सीखते चले आ रहे हैं। कई बार ऐसी मैकेनिज्म्स आप खुद बना सकते हैं जो एडवांस लेवल पर पूछी जाती, लेकिन तब जब कराई गई मैकेनिज्म्स की जबरदस्त प्रैक्टिस। मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को एक ही बात बोलता हूं। आप श्रद्धा कह रही है कि क्या आप हमारी चैट नहीं देख रहे हैं? देख रहे हैं बेटा। श्रद्धा, चैट में इतना कुछ कमाल अभी तुम लोगों ने नहीं लिखा है। चैट मुझे लगता है सिर्फ इसलिए होनी चाहिए कि सर वो हमें ये बात समझ में आ गई, हमें ये बात नहीं समझ में आई। समझ में आ गई तो ज्यादातर बच्चे जानते हैं, एक छोटा सा अपना पप्पी डाल दी, एक दिल फेंक दिया, एक बकरा गिरा दिया, ऐसा होता है, तुम्हें पता ही है। तो अब लेकिन अब मैं चैट देखूंगा बेटा, चैट भी देखूंगा, बट मैं जो बताना चाह रहा हूं श्रद्धा, पहले उसको सुनो एक बार। एक बड़ी सीधी सी बात कर रहा हूं, पहली क्लास है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तुम लोग बहुत लॉजिकल सब्जेक्ट पढ़ते हो, फिजिक्स तुम्हारा प्यारा सब्जेक्ट है, मैथ्स तुम्हारा प्यारा सब्जेक्ट है। केमिस्ट्री को लेकर एक गलत धारणा पहले से बनी होती है कि रटने वाला सब्जेक्ट होता है, इसके अंदर ये रटा जाता है, वो रटा जाता है। तुम सब केमिस्ट्री का आधा हिस्सा कर चुके हो, तुम्हें सबको समझ में आ रहा है सर ऐसा कोई खास रटने वाला ड्रामेबाजी नहीं, ऐसी कोई खास रटने ड्रामेबाजी नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ज्यादा पोर्शन ऐसा है जो बहुत प्योर लॉजिकल, बहुत प्योर लॉजिकल। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी प्रॉपर लॉजिकल सब्जेक्ट माना जाता है। सिर्फ फर्क इतना है कि इसको सीखने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आपके पास घर में कम से कम 4-5 रफ कॉपीज हो, बिल्कुल एक जैसी। अगर आपने देखा यार, हमें जो है कोई सवाल करना है, हमें जो है कोई एक रिएक्शन पढ़ाई गई थी, हम जरा उस रिएक्शन को ऑब्जर्व करना चाहते हैं, तो मान लीजिए कोई भी एक रिएक्शन ले लिया आपने, कोई भी उल्टी सीधी रिएक्शन ले लेते हैं, मान लीजिए रीमर टीमर रिएक्शन ले ली। तो ये जो रीमर टीमर रिएक्शन है मेरे पास मेरी 5 कॉपियों में लिखी होनी चाहिए, 5 रफ कॉपीज में लिखी होनी चाहिए। इतना क्लैरिटी होनी चाहिए कि सर रीमर टीमर रिएक्शन में क्लोरोफॉर्म को KOH के साथ डालते हैं, सर सबसे पहले CCl3- बनता है, क्लोरीन बाहर निकल के कार्बीन इंटरमीडिएट तैयार होती है। सर ये लिखा हुआ है, आप देखिए सर इस कॉपी में यहां मिलेगा, इस कॉपी में यहां मिलेगा, इस कॉपी में मिलेगा। जब तक उसकी 4-5 बार प्रैक्टिस नहीं होगी, तुम में से कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे सर आप रटने के लिए तो नहीं कह रहे हैं, आप रटने की बातें तो नहीं कर रहे, ये गलत बात कर रहे हैं आप। सर मुझको आज तक किसी भी टीचर ने ऑर्गेनिक रटने के लिए नहीं कहा, मैं तुमसे रटने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं ऐसा कह रहा हूं कि रात में भी कोई उठा के कहे कि भैया जरा बताओ कोल्स प्रोसेस में अब सैलिसिलिक एसिड कैसे बनता है, तो आप उसको कह दें अरे यार फिनॉल की रिएक्शन तुमने CO2 के साथ कराई, बहुत मजा आ गया, एसिडिफिकेशन के बाद सैलिसिलिक एसिड तैयार हो गया, फिर तुम्हारी आंख खुली। आप समझिए मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि आप एकदम क्लियर होने चाहिए, एकदम साफ मैकेनिज्म्स क्लियर होनी चाहिए और इतनी अच्छी तरह से तैयार होनी चाहिए कि कम से कम इस लेवल पर कोई हमसे सवाल पूछे तो ऐसे थूक दें कि वो सोचता रह जाए कि यार इसने तो आंख भी नहीं खोली और आंख खोले बिना इसने आंसर बता दिया। लेकिन उसके लिए करना क्या होगा, उसके लिए प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी, उसके लिए प्रैक्टिस बढ़ानी पड़ेगी।
जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा सीखोगे। फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल सिमिलर हैं, एक अंतर के साथ, वहां अलग अलग सवालों की प्रैक्टिस करनी है, यहां पर भी सवालों की प्रैक्टिस करनी है, बट यहां पर कॉन्सेप्ट्स को ज्यादा याद रखना है, कॉन्सेप्ट्स को ज्यादा प्रैक्टिस करके अपने दिमाग के अंदर ठूसना है, ताकि कोई नई मैकेनिज्म्स दिखाई दे तो खुद भी प्रिडिक्ट कर सके कि अरे यार ये तो वैसे हो जाएगी, इसमें क्या नया है। सर जिस तरह से आपने एल्डोल कंडेंसेशन की मैकेनिज्म बताई थी, कुछ कुछ वैसी वैसी मुझे डीकमेंस कंडेंसेशन या क्लेजन कंडेंसेशन की मैकेनिज्म दिखाई देती है। सर लगभग सेम ही है सर, एसिडिक हाइड्रोजन वहां भी निकलता है, एसिडिक हाइड्रोजन यहां भी निकलता है, बस फर्क इतना है वहां एसिडिक हाइड्रोजन निकालने के लिए OH- काम आ जाता है और यहां एसिडिक हाइड्रोजन निकालने के लिए उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस की जरूरत पड़ती है। उसके क्या रीजन होंगे वो सब बात की बात, मतलब आप जब तक उस क्लैरिटी के साथ नहीं करेंगे ना तब तक मजा नहीं आएगा। तो बाकी यह है कि ठीक है, हम लोग अपने हिसाब से करने की कोशिश करेंगे, धीरे धीरे चीजें हाँ अर्पित, मैं समझ रहा हूं अर्पित, ये दिक्कत आती है, अर्पित को ये दिक्कत आ रही है सर आप स्पीड थोड़ा स्लो कर दीजिए। अबे अर्पित अभी तो पढ़ाया भी नहीं दोस्त, अभी तो पढ़ाना भी शुरू नहीं किया, अभी तो सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं थोड़ा सा। और स्पीड का यही है कि जब पढ़ाएंगे तो कोशिश करेंगे कि एक बात को 2-3 बार बोल दें, हालांकि ये स्पीड रहती कुछ कुछ ऐसी है, तो थोड़ा सा जो है एडजस्ट करना पड़ेगा, है ना, समझ रहे हो बात को, हम समझ रहे हैं। तुम सब लोग अलग अलग तरह के टीचर से पढ़ते हो, अलग अलग टीचर्स तुम्हें पढ़ाते हैं, हर टीचर के पढ़ाने का अपना एक अलग तरीका है, तो एक दिमाग में एक पिक्चर बनती है कि सर इस तरह से हमें चीजें ज्यादा समझ में आती हैं, लेकिन फिर वही वाली बात आती है, एक मजबूरी भी होती, मजबूरी है कि ये मास्टर नहीं सुधरेगा, ये साला ऐसा ही बोलता रहेगा, ये बड़ 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 खट 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 बोलेगा, तो एक मजबूरी है कि चलिए सर हम आपके लिए अपने आप को धीरे धीरे करके 1-2 क्लासेस में एडजस्ट कर लेंगे, है ना। तो थोड़ा सा जो है अब ये देखिए, अब बहुत बढ़िया एक आदमी आया है, सर हम एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। विनय बिल्कुल सही है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, बिल्कुल सही है। मेरी ऑर्गेनिक बहुत वीक है, बहुत ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि उनकी ऑर्गेनिक वीक है, जबकि एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है वो इस गुमान से, इस अपने मिसकंसेप्शन से बाहर निकले। ऑर्गेनिक एक लेवल तक सीखनी होती, उस लेवल तक सीखने के बाद आपका कम से कम अपना एक एग्जाम बहुत आसानी से क्लियर किया जा सकता है, बहुत आसानी से क्लियर किया जा सकता है, आप सोच भी नहीं सकते। आप अपने दिमाग से इस बात को सबसे पहले निकालिए कि ये वीक है। अरे भाई वीक तो सबकी है, हमारी भी वीक है, सारे सारे सब लोगों के ऑर्गेनिक वीक है सर, इतना बड़ा सब्जेक्ट है सर कौन पढ़ेगा, समझिए बात को। लेकिन सर इस लेवल तक सीख लेते हैं सर। अगर कुछ कुछ ये टाइप के रिएक्शंस आए जो एनसीईआरटी से रिलेटेड हैं सर, एक अच्छे लेवल से रिलेटेड है, सिंपल लेवल से रिलेटेड है, हल्की सी मैकेनिज्म्स है सर, इस मैकेनिज्म को इस रिएक्शन के नाम से सॉल्व किया जा सकता है, तो अगर आप उस लेवल पर भी सीख गए ना तो भी आपका काम चल जाएगा। आप समझिए, आप दिमाग से सबसे पहले निकालिए कि ऑर्गेनिक वीक। अरे यार दिखाने के लिए तो बहुत कुछ दिखाया जा सकता है, उल्टी सीधी बकवास करते रहिए आप बोर्ड पे खड़े होके, आदमी सोचेगा अरे यार मास्टर कैसी कैसी बातें कर रहा है, कमाल हो गया, अरे ये ओ, अरे सर क्या कर रहे हैं, जरूरत ही नहीं है, सीधी सीधी बातें करते हैं, काम की बातें की जाए काम खत्म हो जाए। मेरी बात समझ रहे हो। ऑर्गेनिक कुछ लोगों की अच्छी है, ऑर्गेनिक का वेटेज अच्छा है बेटा, 100 मार्क्स का अगर पेपर है तो उसमें आप मान के चले कि लगभग लगभग तीनों टॉपिक्स हमारे, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो इनऑर्गेनिक हो, चाहे ऑर्गेनिक हो, ऑलमोस्ट पिछले कई सालों से इक्वली डिवाइडेड है। कहीं 1%, 2%, 5% एक बढ़ जाता है, कभी दूसरा बढ़ जाता है, बट इक्वली डिवाइडेड है। आप इसलिए तीनों टॉपिक्स को, तीनों पोर्शन को, केमिस्ट्री के तीनों पोर्शंस को बिल्कुल बराबर वेटेज देने की कोशिश करें। समझ रहे बात को। विशाल कह रहा है सर आप फिजिकल भी पढ़ाते हो। विशाल तुम क्या मुझे जानते नहीं। विशाल मैं फिजिकल भी पढ़ाता हूं, प्रयास 1.0 और प्रयास 2.0 में फिजिकल मैं ही करा रहा हूं बेटा, है ना। तो फिजिकल भी कराते हैं। पूरी ऑर्गेनिक से अच्छी लगती है, पूरी केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक अच्छी लगती है, बहुत बढ़िया। आप पहले क्यों नहीं आए पहले। यार थोड़े मैंने बताया था कि क्लासेस मेरी थोड़ा सा 10-5 दिन पहले स्टार्ट होनी थी, थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी, कुछ बीमारी थी जिसकी वजह से थोड़ा सा क्लासेस डिले हो गई तुम्हारी। लेकिन ये कि अब हम कोशिश करते हैं, और थोड़ा सा ना यार इसमें हल्का सा तुम्हारा सपोर्ट भी चाहिए होगा। अब क्योंकि थोड़ा सा लेट हुए हैं हम लोग और हमें जल्दी सिलेबस भी कवर करना है, तो थोड़ा सा तुम्हारा सपोर्ट ये होगा कि अगर कुछ करने के लिए कहा जाए तो इसमें यार नाक नुकुर मत करना। मतलब ये क्या, ऐसा कई बार ऐसा होता है, बच्चे कहते हैं ये क्या बात होती है सर, हम क्यों करें, आप कराइए, ये क्या बात होती है, आपने ये हमसे करने के लिए कैसे कह दिया, हमने तो पैसे दिए हैं, आपको कराना पड़ेगा। देखो समझो इस बात को, कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो तुमसे एज अ होमवर्क करने के लिए बोलूं,
जैसे मान लो मैं तुमसे कहूं कि भाई ये वाला जो एक एनसीईआरटी के 2 पन्ने हैं इसको पढ़ डालिए, है ना, ऐसा हो सकता है। या इन चीजों को एक बार रिवाइज करके आइए, या जो आज मैंने कराया है उसको मैं कल पूछूंगा, उसको रिवाइज कर लेना। जो भी तुमसे करने के लिए कहा जाए आप उसको बिल्कुल ऐसे मान के कि भाई टीचर बोल रहा है, पुराना आदमी है, अब पिछले कई सालों से पढ़ा रहा है, बहुत सारे बच्चों को पढ़ा चुका है, बहुत सारे बच्चे अपनी मेहनत से जेईई में सेलेक्ट हो चुके हैं अपने हिसाब से, जो भी उन्होंने किया। इसका मतलब है कह रहे हैं, और खुद भी आईआईटीएन है, आप साहब मेरे खुद भी आईआईटी से पास आउट है, तो इसका मतलब है कि अगर कुछ कह रहा है तो मान ही लेते हैं। अब हमें तो ज्यादा कुछ आता नहीं है, टीचर की बात सुन लेते हैं, तो आपको टीचर की बात सुन लेनी चाहिए, ठीक है ना। दूसरा ये कि हाँ, एक आदमी कह रहा है सर आप बायो भी पढ़ाते हैं। देखो बायो तो ऐसा आज तक हमने कोशिश नहीं की, तो लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बायो पढ़ाना जो है एक अच्छा टैलेंट होगा, तो ये टैलेंट तो हमारे अंदर नहीं। चलिए ठीक है। अबे पागल हो गया क्या प्रीतम, उठो बे। प्रीतम कह रहा है सर आप बायो भी पढ़ाते हैं। हाँ बिल्कुल सही है। थोड़ा सा फेथ रखना पड़ेगा, जिस तरह से तुम बाकी अपने सारे टीचर्स पर फेथ रख रहे हो, और ज्यादातर बच्चे मेरे अपने अपने स्टूडेंट ही हैं यार, ज्यादातर बच्चे प्रयास 1 2 3 जितने भी बच्चे यहाँ पर क्लास कर रहे हैं ये सब ऑलमोस्ट मेरे अपने ही स्टूडेंट हैं यार। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा मिलके कोशिश करते हैं, इस सब्जेक्ट को भी इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं, जितना इंप्रूव हो जाएगा उतना फायदा है। हाँ लेकिन ये कि ये जो पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसको नॉमेनक्लेचर कहा जाता है, इस नॉमेनक्लेचर को अगर किसी 12th पास बैच को, जैसे तुम लोग रिपीटर बैच हो या फिर 12th पास बैच हो जिसमें ज्यादातर बच्चे 12th कर चुके हैं, ऐसे बच्चों को ये नॉमेनक्लेचर जब कराया जाता है तो डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग से स्टार्ट कर दिया जाता है कि भाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स की नेमिंग कैसे करेंगे, सल्फोनिक एसिड्स की नेमिंग, एस्टर्स की नेमिंग कैसे करेंगे, एसिड हैलाइड अमाइड्स की नेमिंग कैसे करेंगे, सीधे सीधे उनको बड़े बड़े फंक्शनल ग्रुप्स की नेमिंग से स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन मैं ये सोच रहा हूं कि अब क्योंकि तुम लोग, जैसा मुझे लगता है कि 1-2 क्लासेस हमें थोड़ा सा डिस्कशन ऐसा भी करना चाहिए जो बच्चों को थोड़ा सा फेमिलियर सा लगे कि नहीं नहीं हाँ सर ये तो देखा देखा सा लग रहा है, ये तो सुना सुना सा लग रहा है। तो ऐसे में हम कोशिश कर रहे हैं कि आज की क्लास में कुछ कुछ सिंपल टॉप टर्म्स उठाने की कोशिश करें, कुछ बेसिक टर्म्स उठाने की कोशिश करें जो ज्यादातर बच्चों को पता भी होते हैं। आप समझ रहे हो बात को, ज्यादातर बच्चों को ये बातें हाँ हर्ष कह रहा है सर हमें कुछ नहीं आता। हर्ष देखो ये मैंने पहले भी बोला था, ऐसा कहते वक्त भी थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता यार। समझो ऐसा कैसे कह सकते हो तुम्हें कुछ नहीं आता है, तुमने इससे पहले फिजिकल केमिस्ट्री कर डाली है ना, आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कर रहे हो, तो यार ऐसा कैसे कह सकते हो कि तुम्हें कुछ नहीं आता है यार। अगर यही सोच अभी से रखोगे तो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, तुम लोग समझते ही नहीं हो यार। अपने बाकी बैचेस को समझा समझा के थक गया, ये पूरा एग्जाम सिर्फ एक ही चीज के ऊपर बेस्ड है, कॉन्फिडेंस, और तुम इतने बड़े लल्लू हो कि तुम कॉन्फिडेंस पहले ही जीरो कर देते हो। सर ऐसा ही देखिए ये कॉन्फिडेंस इसकी तो ऐसी तैसी पैर से मसल देते हैं, अब आप बताइए क्या सिखाएंगे। अबे तब सीख के कर भी क्या लोगे, सीखने का फायदा क्या है, सीख के करना क्या। जब आदमी के अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो सीख के क्या कर लोगे। हम सर सेलेक्ट हो जाएंगे तो क्या कर लोगे। सर जब आदमी के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो सेलेक्ट होके भी क्या कर लेंगे आप। सर आईआईटी में पढ़ने चले जाएंगे, अरे तो भी कुछ नहीं कर पाओगे। तुम मेरी बात ही नहीं समझ रहे हो। आदमी के अंदर जब तक दम नहीं होता है, समझ रहे हो बात को, जब तक कॉन्फिडेंस नहीं होता है तब तक वो सीख के क्या कर लेगा। आप सबसे पहले अपने अंदर एक ये कॉन्फिडेंस तो रखिए कि नहीं ऐसा नहीं है सर, हमें मान लिया कि कुछ नहीं आता, लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि सर हम सीख नहीं सकते। सर इससे पहले हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जगह फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ी है सर, उसमें से 90% चीजें सीखी हैं, ऐसा थोड़ी ना लल्लू है सीख क्या है सर। इसी तरह से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीख रहे हैं सर, फिजिकल केमिस्ट्री सीख रहे हैं सर, ऐसा नहीं हो सकता कि हम कुछ कर नहीं सकते। तो सबसे पहले थोड़ा सा समझो। हाँ बेसिक से ही करेंगे मोहम्मद जैस, हम बेसिक से ही करने की कोशिश करेंगे, लेकिन थोड़ा सा समझो बात को। थोड़ा सा बड़े हैं यार, समझ रहे हो बात को। ऐसा थोड़ी ना है कि सर बिल्कुल ही छोटे लल्लू हैं एकदम सर, बिल्कुल छुप्पू छुप्पू से खेलते रहिएगा हमारे साथ। नहीं सर, सीख रहे हैं और सीखेंगे और बढ़ेंगे और अच्छा करके दिखाएंगे, ठीक है ना। हाँ बेसिक से ही कर रहे हैं बेटा, बेसिक से ही स्टार्ट कर रहे हैं। पहली क्लास में कॉन्फिडेंस ग्राउंड पे हाँ सही है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो चलिए मैं सिर्फ सबको यही बताना चाह रहा हूं कि पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इसको सीखने की कोशिश करते हैं, पूरा फेथ रखते हैं, आप ईमानदारी के साथ इस काम को करने की कोशिश करते हैं, और प्लीज हम इसको बिल्कुल भी बहुत अलग लेवल पर या बहुत डिफरेंट लेवल इन द सेंस कि आउट ऑफ द सिलेबस कुछ अजीब सी बातें करना जो अननेसेसरी कंफ्यूजन क्रिएट करें, इस तरह की कोई बात नहीं करें।
पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को तमीज से डिस्कस करेंगे। आज जो बच्चे फिजिकल केमिस्ट्री कर रहे हैं मुझसे, वो जानते हैं कि हम अननेसेसरी हीरो बनने की हम लोग क्लास में कोशिश नहीं करते। हम सिर्फ ये कोशिश करते हैं कि जेई क्या कर रहा है और जेई ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है। अदरवाइज तो ऐसी पचासियों चीजें होती हैं जो सिलेबस के बाहर होती हैं। आप खेलते रहिए, बच्चा पागल होता रहेगा, आपकी तारीफ होती रहेगी, अरे वाह ये भी बता दिया वो भी बता दिया, बट अल्टीमेटली उसका बहुत ज्यादा फायदा मुझे समझ में नहीं आता। तो हमें ऐसा लगता है कि, और ये सारी चीजें हर टीचर ध्यान भी रखता है, एक समझदार टीचर इन सारी बातों का ध्यान रखता है कि ठीक है थोड़ा बहुत समझ में आता है दायरे के अगल बगल टहलना, बट ये कि अननेसेसरी एब्सर्ड ये हम में से कोई भी नहीं करता। ठीक है ना, तो तुम थोड़ा सा ध्यान रखो। हम कोशिश करते हैं, काम करते हैं, है ना, शुरू करते हैं। अब बिल्कुल बेसिक ही करेंगे, हर चैप्टर के बेसिक से करेंगे। कुछ कहा जाएगा करने के लिए तो कर जरूर लेना यार, मेरी बात तुम समझ ही नहीं रहो, गजब लल्लू लोग हो बे तुम लोग तो सारे के सारे। हम ये कह रहे हैं कि हम सब कुछ कोशिश कर रहे हैं, जो तुम्हें ना समझ में आए वो डिस्कस भी कर लेंगे, सब कुछ अपने हिसाब से कर लेंगे, लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें हो सकती हैं जो तुमसे करने के लिए कही जाए। तो जब करने के लिए कही जाए तो उसको ईमानदारी से करना भी है। अरे भाई मैंने तुमसे कह दिया कि भाई ऐसा है, मुझे जो है कल ये 4 बातें याद करके सुनाना, तो भाई ठीक है सर आपने कहा है तो हम इसको याद करके सुना देंगे। समझ रहे आप, तो आपको कुछ चीजें जो कही जाएं उन पर भी कंसंट्रेट करना है, उनको भी अगर कुछ सिखाने की कोशिश में किसी और तरह से कर रहा हूं, जैसे सपोज मैंने डीपीपी के अंदर एक सवाल ऐसा डाला जो मैंने क्लास में नहीं पढ़ाया, बट मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं, उस सवाल को सिखाना चाह रहा हूं, तो वो हो सकता है मैंने डीपीपी के फॉर्म में आपको सिखा दिया। आप मेरी बात समझ रहे हैं, लेकिन आप इसको बहुत ईमानदारी के साथ, बिल्कुल फेथ के साथ चीजों को लीजिए कि एक जगह से आपको एक कंटेंट मिल रहा है जो पीडब्ल्यू के मॉड्यूल से रिलेटेड होगा या किसी भी इंस्टीट्यूट्स के मॉड्यूल से रिलेटेड है, या फिर क्लास के नोट्स हैं या डीपीपी है, हमारे टेस्ट पेपर्स हैं, ये सब मिलकर ही आपकी प्रॉपर तैयारी बने। समझ में आ रहा है? जैसे कि अब जैसे कुछ बच्चे कह रहे हैं सर आप डाउट्स देख लीजिए। चलिए डाउट्स देख लेते हैं। गुड मॉर्निंग सर, आप बहुत बढ़िया, गजब लल्लू लल्लू हो तुम, एक बार प्लीज सर। सर वी आर एडजस्ट एवरीथिंग, लॉट्स ऑफ लव, थैंक यू। बहुत बढ़िया सर, आप कौन सा ऑर्डर फॉलो करोगे? कौन सा ऑर्डर? हम फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करेंगे। कौन सा ऑर्डर? अबे जो ऑर्डर होता है वही फॉलो करेंगे, बढ़िया सा ऑर्डर बनाएंगे, एक समझ लो बात को, जैसे होता है एक प्रॉपर चैनल की तरह से फॉलो करेंगे। सर आपकी तबीयत कैसी है? बहुत बढ़िया। कब तक ऑर्गेनिक कंप्लीट होगा सर? थोड़ा सा टाइम लगेगा इस बात को बताने में कि वो कब तक कंप्लीट करेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि प्रॉपर तरीके से कंप्लीट करें। ठीक है सर, मेरी ऑर्गेनिक वीक है। ठीक है सर, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम सब आपके साथ मिलकर गर्दा उड़ाएंगे। बिल्कुल कोशिश करते हैं बेटा, पहली बार ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं, बहुत बढ़िया, कोशिश करते हैं। महत्वपूर्ण बात यहाँ है कि हर बच्चे को पढ़ाए जाने चाहिए, बल्कि हर बच्चे को सीखने की इच्छा सीखे। सर आज तक हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े ही नहीं है। अच्छा सर, आई एम 2.0 वाला, बहुत बढ़िया। भूमि वेलकम सर टू आवर बैच, थैंक यू। मायरा कौन कौन 1-2 से है? सर आपकी तबीयत अब ठीक है? हाँ ठीक है बेटा, चलिए ठीक है, मैं समझ गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सब लोग ऊपर वाले का नाम लेके, अब बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, सब लोग ऊपर वाले का नाम लेकर इसको और हाँ एक चीज और भी है, अब कोई कंपैरिजन नहीं है। आप समझ रहे, किसी तरह का किसी भी चीज से कोई कंपैरिजन नहीं है कि हमने सर वहां पर ये देखा था, वो वाला टॉपिक अभी आप कब कराएंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी टॉपिक आगे भी कराया जा सकता है, पीछे भी कराया जा सकता है, अगर वो बेसिक से रिलेटेड। समझ रहे, तो जैसे मान लीजिए मैंने आपको आज ये बताया कि कार्बन की डिग्री क्या है, लेकिन आपको ये नहीं बताया कि हाइड्रोजन की डिग्री कैसे निकलती। आप मेरी बात समझ रहे, तो वो आगे की क्लास में, कल की क्लास में आ जाएगा, परसों की क्लास में आ जाएगा। तो एज सच कुछ कंपैरिजन नहीं कर रहा है, बहुत सीधे तरीके से समझने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अच्छा एक चीज और कर लेते हैं जरा जल्दी से। आप यहां पर एक छोटा सा पोल करूंगा मैं, तुम्हें पोल में ये बताना है मुझे कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो प्रयास 1.0 के हैं, जो प्रयास 2.0 के हैं और जो प्रयास 3.0 के हैं। तो 1.0 वाले ए पर क्लिक कर दें, 2.0 वाले बी पर क्लिक कर दें, 3.0 वाले सी पर क्लिक कर दें, और किसी और बैच का कोई है तो वो डी पर क्लिक कर दें। क्लियर है? यानी 1 वाले ए, 2 वाले बी, 3 वाले सी, और कोई और बैच है तो डी। एक छोटा सा पोल करना चाह रहा हूं, उससे एक हल्का सा आइडिया लग जाएगा। तो इस छोटे से पोल के बारे में बात करते हैं। तो इसमें सब लोग 30 सेकंड ले लेते हैं, एक छोटा सा पोल स्टार्ट कर देते हैं। तुम मुझे बताना, ए वाले 1, बी सॉरी 1 वाले ए, 2 वाले बी, 3 वाले सी, और अगर कोई और बैच है तो वो डी। तो एक बार जल्दी से इस पोल को क्लिक कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा उससे एक आइडिया लगे। ऑब्वियसली सी 3.0 वाले ज्यादा हैं, क्योंकि 3.0 वाले ज्यादा होने चाहिए, क्योंकि उन्हीं का बैच। सी कम होगा, अच्छा सी कम होगा, ये क्या है भाई? तो सी वाले ऑर्गेनिक कर कहां से रहे हैं? तो करना तो है।
3 से 3 नंबर से पढ़ता हूँ। अच्छा डन, चलिए चेक कर लेते हैं। हाँ नैना बिल्कुल सही है, 10.2, नैना बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, 10.2 पे क्लिक करना, तुम डी पे क्लिक करना बेटा। हाँ योग्यता आर्मी सी, अटेंडेंस लगा दो भाई। हाँ पता होना चाहिए यार, पता होना चाहिए। प्रयास 3.2 अच्छा जाओ बेटा। हालांकि सारे बच्चे अपने हिसाब से करते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं। कोई भी क्लिक कर लेते हैं। 1 वाले 9 हैं, 2 वाले 13 है, सी वाले 76% है। बहुत बढ़िया, यानी ज्यादातर बच्चे 3.0 वाले हैं। बहुत बढ़िया। बिल्कुल यही होना भी चाहिए था और यही मैं चाह भी रहा था। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं, बहुत सीधे से स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ बेसिक टर्म्स हैं जिसका छोटा मोटा आइडिया हमें होना चाहिए, है ना। बहुत बेसिक से टर्म्स हैं जिसका हमें छोटा मोटा आइडिया होना चाहिए। जैसे कि हम सब जानते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब है एक ऐसे कंपाउंड्स के बारे में डिस्कशन होगा जिसमें कार्बन का इन्वॉल्वमेंट है। तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया जा रहा है जिसमें कार्बन का इन्वॉल्वमेंट है। तो मैं सबसे पहले ये शुरू करता हूं कि कार्बन के इन्वॉल्वमेंट अगर हैं तो कार्बन की डिग्रीज के बारे में क्या डिस्कशन करना चाहिए। यानी मुझे लगता है मुझे सबसे पहले जो डिस्कशन स्टार्ट करना है वो ये कि मैं डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, डिग्री ऑफ अल्कोहल्स, डिग्री ऑफ अमीन्स, डिग्री ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, इनके बारे में छोटा छोटा सा डिस्कशन करता हूं। छोटा छोटा डिस्कशन, क्या डिस्कशन होगा। डिस्कशन ये है कि अगर मैं सबसे पहले बात करूं कि मुझे आप डिग्री ऑफ कार्बन के बारे में बात करिए, कार्बन की डिग्री कैसे निकाली जाती। तो अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में बात करें तो डिग्री ऑफ कार्बन आप कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखो बहुत सिंपल, आप जिस तरह से यहां पर लिखा है 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, क्वाटरनरी कार्बन। तो जो 1 डिग्री कार्बन है कैसे पहचाना जाएगा मैं अभी बात करता हूं। 2 डिग्री कार्बन कैसे पहचाना जाएगा जिसको सेकेंडरी कार्बन कहा जाएगा, या 3 डिग्री कार्बन कैसे पहचाना जाएगा जिसको टर्शरी कार्बन, और 4 डिग्री कार्बन कैसे पहचाना जाएगा जिसको क्वाटरनरी कार्बन कहा जाता है। बहुत आसान। देखो डिग्रीज तो पहचान लेंगे सर, अभी मैं बात करता हूं। लेकिन सर अलग अलग आदमियों की डिग्रीज पहचानने का लॉजिक क्या है। तो मैं सबसे पहले एक छोटा सा लॉजिक देता हूं। पहले पहले तुम्हें ये डिग्री ऑफ कार्बन के बारे में छोटा सा इंफॉर्मेशन देता हूं। देखिए ऐसा है जैसे कोई भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं, कोई भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, सपोज ये कार्बन। हम सब ये जानते हैं कि जो कार्बन होता है हमारा, वो कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है ना। कार्बन जो है अपने ही कार्बन के साथ या किसी भी एलिमेंट के साथ मिलाकर 4 बॉन्ड बना सकता। तो ऐसे में अगर मान लीजिए आपसे ये कहा जा रहा है कि मेरे पास एक कार्बन है और वो कार्बन क्योंकि 4 तरफ से बॉन्ड बना सकता है, तो ऐसे में अगर मैं आपसे ये कहूं कि जिस कार्बन की आपको डिग्री निकालनी है, सपोज इस बीच वाले कार्बन की आपको डिग्री निकालनी, तो इस बीच वाले कार्बन से आपको यह पूछना पड़ेगा कि वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। अगर ये बीच वाला कार्बन किसी तरफ, एक ही तरफ के कार्बन से अटैच हो रहा है, जैसे मान लीजिए ये कार्बन है, ये कार्बन ये कह रहा है कि मैं सिर्फ एक तरफ कार्बन से अटैच हूं, बाकी किसी भी तरफ कार्बन से अटैच नहीं, तो जिस कार्बन की आप डिग्री निकालना चाह रहे हैं उस कार्बन की डिग्री डिसाइड करेगी कि वो कार्बन कितने कार्बन से अटैच। अगर मान लीजिए मैंने बीच वाले कार्बन की डिग्री पूछी तो ये बीच वाला जो कार्बन है वो सिर्फ एक तरफ कार्बन से अटैच है, इसलिए इस बीच वाले कार्बन की डिग्री वो 1 डिग्री, या इसको आप प्राइमरी कार्बन बोल सकते हैं। दिस इज प्राइमरी। और बिल्कुल इसी वजह से जो मेरा ये ऊपर वाला कार्बन है, क्योंकि वो भी सिर्फ एक ही तरफ कार्बन से अटैच है, इसलिए इसको भी 1 डिग्री कार्बन या प्राइमरी कार्बन के नाम से जाना जाए। इसका मतलब क्या हुआ, अभी मैं बहुत सारे एग्जाम्पल लूंगा, तुम्हें ज्यादा समझ में आ जाएगी बात। इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बन की डिग्री सिर्फ कौन डिसाइड करता है। एक कार्बन की डिग्री वो कार्बन डिसाइड करते हैं जो उससे अटैच, क्योंकि कार्बन चारों तरफ कार्बन से जुड़ सकता है तो ऐसे में उसकी डिग्री 4 तक जा सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हमेशा चारों तरफ कार्बन से जुड़ा हो सकता है वो सिर्फ 3 तरफ कार्बन से जुड़ा हो सकता है वो सिर्फ 2 तरफ कार्बन से जुड़ा हो सकता है वो तीनों तरफ कार्बन से, चारों तरफ कार्बन से जुड़ा हो। ऐसे में उसकी डिग्रीज बदल सकती। यानी बहुत क्लियर है कि कार्बन की डिग्री जब भी आप चेक करेंगे तो कार्बन की डिग्री निकालने के लिए आपको उस कार्बन से यह पूछना पड़ेगा कि वो कितने कार्बन से अटैच है। यानी अगर आप छोटा सा एक डेफिनेशन लिखना चाहें तो आप सिर्फ एक छोटी सी बात ये लिख सकते हैं कि डिग्री ऑफ कार्बन इज डिसाइडेड बाय द नंबर ऑफ कार्बन्स अटैच्ड टू दैट कार्बन, अटैच्ड टू दैट कार्बन एटम।
मैं अभी और एग्जाम्पल लेने जा रहा हूं, मैं बिल्कुल अभी इस चीज को क्लैरिटी दूंगा। बस सबसे पहले मेरी बात समझने की कोशिश करो। बहुत छोटी सी बात बोली जा रही है कि अगर आपको डिग्री ऑफ कार्बन निकालनी हो तो जिस कार्बन की भी डिग्री जानना चाहते हैं। अब ये देखो यार, ये मेरे नाम नहीं है यार, तुम्हें भी लगेगा क्या डिग्री डिग्री कर रहे हैं। अब ठीक है, जिसने भी नाम रखा है यार, तो हम बहुत क्लैरिटी के साथ इस बात को बात कर रहे हैं, और फिर मैं एक जनरल डिस्कशन करूंगा। जनरल डिस्कशन मतलब जब कभी डिग्री कैलकुलेट की जाती है तो देखा क्या जाता। तो सर अभी आपने एक जनरल बात बोली है, सीधी सीधी बात बोली है कि अगर मुझे कार्बन की डिग्री स्टार्ट करनी, तो कार्बन की डिग्री ये कहती है कि जिस कार्बन से भी आप ये पूछना चाहते हैं भाई तेरी डिग्री क्या है, तो उस कार्बन से धीरे से जाके कान में पूछिए तू कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। अगर वो ये कार्बन कहता है कि मैं अपने बगल वाले सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हूं, तो ऐसे में उसकी डिग्री 1 हो जाएगी। अगर वो कहता है मैं 2 कार्बन से जुड़ा हूं, तो ऐसे में उसकी डिग्री 2 हो जाएगी। अगर वो कहता है मैं 3 कार्बन से जुड़ा हूं, तो उसकी डिग्री 3 हो जाएगी। और क्योंकि वो चारों तरफ कार्बन से जुड़ सकता है, तो ऐसे में उसकी डिग्री 4 भी हो सकती है। बताओ समझे? अंकिता, अंकिता राइटिंग वाकई में मेरी बहुत अच्छी नहीं है, तो अब थोड़ा सा ना ये सब धीरे धीरे सीख जाओगे बेटा। धीरे धीरे राइटिंग वाइटिंग सब एडजस्ट हो जाएगी। तुम समझोगे अभी कि यार ये मास्टर नहीं मानेगा। मुझे पता है कि 1-2 क्लासेस बाद तुम समझ जाओगे कि ये नहीं मानेगा, लेकिन हमें पढ़ना इसी से है, तो हम मजबूर हैं, हम आपके सर एडजस्ट कर लेंगे। सर हमें कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ी, हम कर लेंगे। तो बहरहाल ये बताओ, ये वाली बात समझ में आई? समझ में आया? बिल्कुल आसान है यार। अभी ये तो सर क्या है सर, इसमें क्या बेसिक एकदम इसमें। चलिए ठीक है सर, एक आध बातें और करते हैं। मान लीजिए वो कहता है कि भाई मुझे ये बताइए कि मुझे डिग्री ऑफ कार्बन चेक करनी है। आप ये बताइए कि अगर ये सिचुएशन होती CH3 CH CH3 CH2 CH3, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस टाइम पर कार्बन की डिग्रीज क्या क्या है? तो मैंने कहा हाँ सर, मैं बिल्कुल बता सकता हूं। कार्बन की डिग्रीज बताने में है क्या, बहुत ही आसान सिचुएशन है सर। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, ये इतना सीधा है, इस सवाल को पूछने का कोई लॉजिक ही नहीं समझ में आता। सर ये CH3 है, ये CH है। अगर आप किसी भी कार्बन की डिग्री मुझसे जानना चाहते हैं, मैं चुपचाप उस कार्बन से कान में जाके पूछूंगा कितने कार्बन से जुड़े हो। वो जैसे ही बोलेगा कि मैं 4 कार्बन से जुड़ा हूं, 2 कार्बन से जुड़ा हूं, 1 कार्बन से जुड़ा हूं, सर खटाखट उसकी डिग्री उसके मुंह पे मारेंगे, बात खत्म। यानी अगर मैं पहले वाले कार्बन से पूछूं तो क्या बोलेगा, अरे भाई साहब 3 तरफ तो हाइड्रोजन से जुड़े हैं। हमने कहा छोड़ो छोड़ो, बेकार की बातें मत करो, कार्बन बताओ कितने कार्बन से जुड़े हो। वो कह रहा है एक ही कार्बन से जुड़ा हूं। ऐसे में पहले वाले कार्बन की डिग्री 1 डिग्री। अगर मैं दूसरे वाले कार्बन पे गया तो सर एक ऊपर जुड़ा है, एक इधर जुड़ा है, एक इधर जुड़ा है। सर आंख बंद करके 3 डिग्री लिख दीजिएगा, सर आंख बंद करके 2 डिग्री लिख दीजिएगा, आंख बंद करके 1 डिग्री लिख दीजिएगा, आंख बंद करके 1 डिग्री लिख दीजिएगा। यानी मुझे एक चीज समझ में आती है, बहुत सीधी सी कहानी है। अगर वो मुझसे पूछता है हाउ मेनी 1 डिग्री कार्बन आर प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड, हाउ मैनी 1 डिग्री कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट in this compound, in this organic compound, तो सर ये बहुत ही आसान सा सवाल लगता है और इसका उत्तर बहुत सीधा है। इसका अगर मैं आंसर लिखना चाहूं तो मुझे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने 1 डिग्री दिखाई देते हैं? सर मुझे कुल मिला के 3 1 डिग्री कार्बन एटम्स दिखाई देते हैं। क्लियर? सबको समझ में आ रहा है? एक आदमी 2 लिख रहा है। अबे यार ये देखो, गंदी गंदी बातें मत करो। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा सर बहुत सीधे हैं, है ना, बहुत शरीफ हैं, हमें डांटेंगे नहीं। हम डांटते वाटते नहीं है। जो बच्चे यहाँ पर 12% और 1%, 8% वाले 1 और 2 वाले हैं, कुल मिला के 20% जो बच्चे यहाँ पर हैं दूसरे बैच वाले, जो मेरे पुराने बैच के हैं, उनको पता है डांट बांटने से काम नहीं चलता, कत्ल होता है यहाँ, कत्ल। समझो बात को। इस तरह के किसी भी तरह के गंदे संदे आंसर या तो दो तो सही, ना दो ऐसी की तैसी। समझो बात को, कम से कम देख तो लो, देख तो सकते हो। समझ लो बात को? हाँ अच्छा, हाँ एक आदमी सही कह रहा है, स्पैमर है वो भी चाहिए होते हैं बैच में, वो भी चाहिए होते हैं। थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट रहता है। समझ लो बात को? टीचर को थोड़ी सी मजा आता है, और जब टीचर को गाली पड़ी तो टीचर हल्का सा मुस्कुरा देता है, बेवकूफ आदमी। और अगर वो इधर उधर की बातें करता है तो टीचर मजे ले लेता है। तो मुझे लगता है ठीक है, एक आध स्पैमर इस तरह के चाहिए होते हैं, बहुत बढ़िया लगे रहो। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस तरह से आप, यानी अगर मैं एक समराइज करना चाहूं बात को, तो बहुत आसानी से इसको समराइज कर सकता हूं। समरी ये कहती है कि सर अगर ये सिचुएशन है आपके पास जिसमें एक कार्बन एक तरफ से कार्बन से अटैच है, तो ऐसे में सर उसकी डिग्री जो होगी वो बड़ी आसानी से कैलकुलेट की जाएगी, और ऐसे में इसकी डिग्री 1 डिग्री होगी।
इसी तरह से इसकी भी डिग्री 1 डिग्री होगी। लेकिन अगर ऐसे में अगर किसी कार्बन से आप ये कह रहे हैं कि वो कार्बन जो है दो तरफ कार्बन से अटैच है, मान लीजिए ऐसे भी अटैच है और ऐसे भी अटैच है, तो ऐसे में सर उसकी डिग्री अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो अगर वो दो तरफ कार्बन से अटैच है तो उस कार्बन की जो डिग्री होगी फिर वो 2 डिग्री माना जाएगा। हाँ, वो अलग बात है कि ऊपर वाले कार्बन मेरे 1 डिग्री के कार्बन है क्योंकि वो सिर्फ एक तरफ कार्बन से अटैच। इसी तरह से अगर आप किसी 3 डिग्री कार्बन की बात करें तो सर इस केस में ऐसा भी पॉसिबल है कि वो कार्बन 3 तरफ कार्बन से अटैच हो और सिर्फ एक तरफ हाइड्रोजन लगी हो, तो ऐसे में बीच वाले कार्बन की डिग्री 3 डिग्री होगी, लेकिन सर ये बाकी सारे हमारे 1 डिग्री कार्बन ही होंगे। और सर एक पॉसिबिलिटी और भी है कि अगर एक कार्बन चारों तरफ कार्बन से अटैच हो तो सर ये एक अच्छा और यूनिक केस बनेगा जिसमें कार्बन बीच वाले कार्बन पर किसी भी तरह का कोई हाइड्रोजन तो नहीं होगा, लेकिन वो क्वाटरनरी कार्बन के नाम से जाना जाएगा, जिसको आप 4 डिग्री कार्बन कह सकते हैं। लेकिन सर फिर वही है, बाकी सारे फर्जी लोग हमारी डिग्री तो, इनकी डिग्री तो 1 ही होगी। सर ऐसे में सर मुझे एक डाउट आ रहा है। क्या डाउट आ रहा है? डाउट ये आ रहा है कि सर ऐसी कोई सिचुएशन होती जिसमें कार्बन किसी भी तरफ कार्बन से अटैच ना होता। मान लीजिए ये ले लेते हैं, मेरे ख्याल से सब लोग समझ रहे होंगे, दिस इज मीथेन। सर ये कमाल हो जाएगा। सर अब आप फंस गए, सर आप फंस गए। आप सर आप फंस गए क्यों? क्योंकि आपने ये बताया था कि कार्बन अगर एक ही तरफ कार्बन से अटैच हो तो 1 डिग्री, दो तरफ 2 डिग्री, 3 तरफ 3 डिग्री, 4 तरफ क्वार्टरनी 4 डिग्री। लेकिन सर वो अटैच ही ना हो, यानी ये कार्बन तो किसी भी कार्बन से अटैच नहीं है। सर ऐसे में इसकी डिग्री कैसे निकालेंगे? फंस गया मामला। ऐसे में मामला कुछ नहीं फंसा, एक यूनिक टर्म यूज किया जाता है। ऐसे में इस कार्बन को सुपर प्राइमरी कार्बन बोल दिया जाता है। दिस इज सुपर प्राइमरी कार्बन, सुपर 1 डिग्री या सुपर प्राइमरी। अब सिर्फ लोगों ने नाम रखा है, मुझसे मत कहा करो ये सब क्या क्या नाम रख रहे हो। मैंने नहीं रखे नाम, तुम्हें याद रखने तुम याद रखो, नहीं याद रखने बहुत बढ़िया। हम सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि ये एक यूनिक केस बन सकता है जिसमें कार्बन अगर चारों तरफ कार्बन यानी मीथेन का कार्बन, तो ऐसे में इस कार्बन को सुपर प्राइमरी कार्बन के नाम से जाना जा सकता है। समझिए बात को। सुपर 1 डिग्री और सुपर प्राइमरी कार्बन, इसको अलग से यूनिक केस मानकर इसको अलग से ध्यान रख लेते हैं। बाकी सीधी सी बात है, बड़ा क्लियर है कि सर जब कार्बन की डिग्री निकालनी हो तो सिर्फ एक चीज चेक करनी है कि वो कितने सारे कार्बन से अटैच। sp3 ट्रिशा हाइब्रिडाइजेशन की बात नहीं कर रहे हैं बेटा, सिर्फ अभी हम डिग्री की बात कर रहे हैं। हाइब्रिडाइजेशन तुम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो, थोड़ा सा पढ़ाया भी जाएगा तुम्हें हाल फिलहाल में। और हम किशन कह रहा है सर आपकी राइटिंग पहले से ज्यादा इंप्रूव हुई है। किशन तुमने दिल जीत लिया दोस्त, बिल्कुल दिल जीत लिया, क्योंकि ये एक ऐसा कॉम्प्लीमेंट है जो पिछले 21 सालों में कभी भी नहीं मिला। हर बार एक ही कॉम्प्लीमेंट मिलता है, सर क्या कर रहे हो सर, है कुछ कुछ सर इंजीनियर रहे हो, डॉक्टर थो ना हो जो ऐसे लिखते हो कि साला पढ़ने में नहीं आता। हर बार एक ही कॉम्प्लीमेंट मिलता है, एक ही अप्रोच मिलती। सुपर 1 डिग्री बिल्कुल सही है, सुपर 1 डिग्री बोला जा सकता है। तो दिस इज सुपर प्राइमरी और सुपर 1 डिग्री कार्बन। लेकिन ये अलग है यार, मतलब सुनो ये यूनिक केसेस को हटाओ ना, क्या झंझट, कायदे की बात करिए सर, डिग्रीज कैसे निकाली जाती है। तो डिग्रीज कैलकुलेशन बहुत सीधा। अच्छा अब मैं एक जनरल डिस्कशन करता हूं। जनरल डिस्कशन क्या है? जनरल डिस्कशन ये है, अब इसी के साथ एक जनरल बात करते हैं। जनरल बात ये है, यहां पर एक जनरल डिस्कशन ले लेते हैं ताकि बहुत ज्यादा झंझट ही ना हो। जनरल डिस्कशन क्या है? जनरल डिस्कशन, जनरल डिस्कशन ये कह रहा है कि सर देखिए जब आपको डिग्रीज कैलकुलेट करनी होती हैं तो क्या आपको डिग्री हमेशा कार्बन की निकालनी होती? कोई और आदमी नहीं है जिसकी डिग्री निकालनी हो? तो मैंने कहा भाई पॉसिबल है कि आपसे हाइड्रोजन की डिग्री पूछ ले, हो सकता है आपसे अल्कोहल की डिग्री पूछ ले, बिल्कुल पॉसिबल। तो सर हर आदमी की डिग्री निकालने के कोई तरीका है क्या? ना, सिर्फ एक जनरल डिस्कशन। क्या है जनरल डिस्कशन? जनरल डिस्कशन ये कहता है कि जब कभी किसी एक एलिमेंट की डिग्री निकालनी हो जो एक ऐसा एलिमेंट है जो एक से ज्यादा कार्बन के साथ जुड़ सकता है। जरा मेरी बात समझने की कोशिश करना, क्या कह रहा हूं मैं। जब कभी किसी एक एलिमेंट की डिग्री निकालनी हो, चाहे वो कार्बन हो, चाहे वो अल्कोहल का OH ग्रुप हो, चाहे वो अमीन का नाइट्रोजन ग्रुप हो, जब कभी किसी भी कंपाउंड की कार्बन की किसी एलिमेंट की डिग्री निकालनी हो तो वो एलिमेंट अगर एक से ज्यादा कार्बन से अटैच हो सकता है तो जितने वो कार्बन से अटैच होगा वही उसकी डिग्री होगी। मेरी बात समझने की कोशिश करना। लेकिन सर ये तो जरूरी नहीं है कि उस एलिमेंट जिसकी हमें डिग्री निकालनी है वो एक से ज्यादा कार्बन से जुड़ सके, ये तो जरूरी नहीं है सर। जैसे हाइड्रोजन है सर, हाइड्रोजन बेचारा मरा गिरा आदमी जो ज्यादा से ज्यादा सर एक डंडा कार्बन के साथ बना सकता है। कार्बन कितने डंडे बनाता है हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। हाइड्रोजन सर मरा गिरा आदमी है सर, एक ही डंडा बना सकता है, तो ऐसे में तो उसकी डिग्री हमेशा एक ही रहेगी सर ना। ऐसा आदमी जो कार्बन के साथ सिर्फ एक ही डंडा बना सकता है, उसकी डिग्री वो आदमी डिसाइड नहीं करता, उसकी डिग्री वो कार्बन डिसाइड करता है जिससे वो जुड़ा हुआ है।
बात समझो, दो स्टेटमेंट्स हैं। एक स्टेटमेंट ये, अब लोग सोच रहे होंगे सर ये क्या चल रहा है सर, अब ये मुश्किल, अभी मुश्किल चीजें नहीं है, सीधी सीधी बातें हैं, समझनी पड़ेंगी। कई बार बोलूंगा तो शायद घुस जाए अगर हेलमेट न लगाया हो। अब अगर हेलमेट ही लगा के बैठे हो तो माफ करना भैया, इतना नहीं मेहनत कर पाएंगे। यानी बड़ी सीधी सी कहानी है, जब किसी ऐसे एलिमेंट की डिग्री निकालनी हो जो एक से ज्यादा बॉन्ड कार्बन के साथ बना सकता है, तो ऐसे में वो एलिमेंट जितने ज्यादा बॉन्ड, जितने कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है वही उसकी डिग्री। समझ बात को, जितने कार्बन से जुड़ा है वही उसकी डिग्री। जैसे आपने कार्बन के लिए निकाला, अभी आपने क्या बोला था सर, कार्बन कितने कार्बन, क्या कार्बन एक से ज्यादा कार्बन के साथ जुड़ सकता है? हां सर, कार्बन एक से ज्यादा कार्बन के साथ जुड़ सकता है। तो ऐसे में कार्बन की डिग्री वो जितने कार्बन से जुड़ा है वो डिसाइड कर लेगा। बात खत्म हो गई। चलिए दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात यह है कि सर अगर आपको किसी ऐसे एलिमेंट की डिग्री निकालनी है जो कार्बन के साथ सिर्फ एक ही डंडा बना सकता है, तो ऐसे में उस एलिमेंट की डिग्री वो एलिमेंट डिसाइड नहीं करता है, वो एलिमेंट जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन की जो डिग्री होगी वही उस एलिमेंट की डिग्री होगी। समझे मेरी बात को? बिल्कुल सीधा है। यानी दो स्टेटमेंट्स हैं। पहला स्टेटमेंट यह है, व्हेन नहीं डिग्री ऑफ एन एलिमेंट विच कैन फॉर्म more than one bond with carbon atom, then will be decided by number of carbon atoms with which it is attached। समझो बात, ये वही पुरानी वाली कहानी। यानी अगर आपको एक ऐसे एलिमेंट की डिग्री निकालनी है जो एक से ज्यादा कार्बन के साथ बॉन्ड बना सकता है, तो उस एलिमेंट की डिग्री उतने कार्बन डिसाइड करेंगे जिसके साथ वो जुड़ा हुआ है। दैट इज अभी हमने बात की। क्लियर है? समझ में आए? ठीक है, चलिए दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है, डिग्री ऑफ एन एलिमेंट, अभी मैं एग्जाम्पल लूंगा, विच कैन फॉर्म ओनली वन बॉन्ड विथ कार्बन एटम, will be decided by the degree of that carbon atom with which it is attached। ये दो बातें बिल्कुल सीधी सीधी बात कर रहे हैं। यानी एक जनरल डिस्कशन की बात कर रहे हैं कि जब कभी ऐसे एलिमेंट की डिग्री निकालनी हो जो एक से ज्यादा कार्बन के साथ जुड़ सकता है, तो ऐसे में उसकी डिग्री वो जितने कार्बन से जुड़ा है वो डिसाइड कर लेगा। जैसे अभी आपने कार्बन की निकाली थी, और भी एग्जांपल ले लेंगे। लेकिन अगर आप किसी ऐसे आदमी की डिग्री की बात कर रहे हैं जो सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाता है कार्बन के साथ, तो ऐसे में उसकी डिग्री वो डिसाइड नहीं करेगा, वो जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन की डिग्री जो होगी वही उस एलिमेंट की डिग्री। कुछ समझ में आया भाई? नैना पूछ रहे हैं कि ये कौन सा टॉपिक चल रहा है। ये जैसे ही हमें पता चलेगा हम फौरन तुम्हें कन्वे कर देंगे। बेसिक चाहिए था ना सर, बिल्कुल बेसिक बेसिक पढ़ा दीजिएगा, बेसिक से शुरू करिएगा। नैना ये वही टॉपिक है जो किताबों में भी नहीं मिलता, उतना बेसिक है सर, बिल्कुल फर्जी पूछा जा सकता है। समझे बात को? तो जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूं। एग्जाम्पल क्या है? अगर मैं ये कहता हूं कि मुझे इस कार्बन की डिग्री निकालनी, ठीक,
अब तुम ये बताओ, अगर तुम्हें कार्बन की डिग्री निकालनी है तो कौन डिसाइड करेगा कार्बन की डिग्री? सर, कार्बन एक से ज्यादा कार्बन के साथ बॉन्ड बना सकता है, बिल्कुल बना सकता है। तो ऐसे में इस कार्बन की डिग्री जितने कार्बन से वो जुड़ा है वो डिसाइड करेगा। तो बड़ा आसान है, अभी हमने बात की थी। अगर मान लीजिए वो एक तरफ CH3 से जुड़ा है, इधर भी CH3 से जुड़ा है, इधर H से जुड़ा है, इधर CH3 से जुड़ा है, तो ये हमारा कौन सा केस बनेगा? सर, ये आपका पहला केस बनेगा। अगर आपको बीच वाले कार्बन की डिग्री निकालनी है जो एक से ज्यादा कार्बन से जुड़ सकता है, तो उसकी डिग्री वो कार्बन डिसाइड करेंगे जितने जिसके साथ वो जुड़ा हुआ है। कितने लोगों के साथ जुड़ा है? सर, 1 2 3। तो सर, इसमें हम बिल्कुल दिमाग नहीं लगाएंगे। इसकी डिग्री नंबर ऑफ कार्बन जिनके साथ ये जुड़ा है वो डिसाइड करेगा, और इसकी डिग्री 3 डिग्री। क्लियर है? लेकिन सर, अगर आपको हाइड्रोजन की डिग्री निकालनी है तो मामला गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है हाइड्रोजन की डिग्री निकालते वक्त? सर, हाइड्रोजन की डिग्री अगर आप निकालना चाहते हैं तो मामले में थोड़ा सा अंतर है। वो क्या है? सर, हाइड्रोजन के लिए ये कहते हैं कि हाइड्रोजन तो कार्बन के साथ सिर्फ एक बॉन्ड बनाता है। अब अगर वो हाइड्रोजन कार्बन के साथ सिर्फ एक बॉन्ड बनाता है तो उसकी डिग्री वो नहीं डिसाइड करेगा कि वो कितने कार्बन से जुड़ा है। उसकी डिग्री वो कार्बन डिसाइड करेगा जिसके वो जुड़ा हुआ है। समझो, जैसे सर ये देखिए, ये आपका CH3 है। आप ऐसे ले लेते हैं, दिस इज आप CH3 मान लीजिए ले लेते हैं। अब आप मुझे ये बताइए, सर इस कार्बन की डिग्री क्या है? मुझे ये जवाब चाहिए, व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस कार्बन? व्हाट इज द डिग्री? तो सर, अगर आप ये कह रहे हैं कि इसकी डिग्री निकालने का मतलब है ये कितने कार्बन से जुड़ा है, तो बेवकूफी आपकी, क्योंकि हर हाइड्रोजन हमेशा एक ही कार्बन से जुड़ता है। सर, मेरी बात समझ रहे हो? हर हाइड्रोजन हमेशा एक ही कार्बन से जुड़ेगा क्योंकि वो तो एक ही डंडा बनाता है। तो सर, उसकी डिग्री कौन डिसाइड करेगा? उसकी डिग्री वो कार्बन डिसाइड करेगा जिससे वो जुड़ा है। यानी जो डिग्री इस कार्बन की होगी वही डिग्री इस हाइड्रोजन की होगी। और इस कार्बन की डिग्री एकदम साफ समझ में आती है। सर, ये दो तरफ कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये 2 डिग्री कार्बन है सर। और अगर ये 2 डिग्री कार्बन है तो इससे लगे हाइड्रोजन की डिग्री भी 2 डिग्री ही होगी। बताओ, मेरी बात सबके समझ में आ रही है? क्या ये बात सबके समझ में आ रही है? यानी जब कभी किसी ऐसे एलिमेंट से, और भी एग्जांपल लूंगा मैं, जब किसी ऐसे एलिमेंट की बात चल रही जो सिर्फ कार्बन से एक ही बॉन्ड बनाता है, तो ऐसे में उस एलिमेंट की डिग्री वो कार्बन डिसाइड करता है जिसके साथ वो जुड़ा है। तो जो उस कार्बन की डिग्री होगी वही उस एलिमेंट की डिग्री होगी। अगर वहां एक हाइड्रोजन लगा है, वो हाइड्रोजन ऐसे कार्बन से लगा है जो प्राइमरी कार्बन है, तो उस हाइड्रोजन की डिग्री 1 डिग्री। अगर वो सेकेंडरी कार्बन है तो उस हाइड्रोजन की डिग्री 2 डिग्री। अगर वो टर्शरी कार्बन है तो उस हाइड्रोजन की डिग्री 3 डिग्री। समझो बात को, सब लोग समझ रहे हैं बात को? यानी और अगर मैं एग्जांपल लेना चाहूं तो मैं और भी एग्जांपल ले सकता हूं। चलिए एक आध एग्जांपल और यहीं पे लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये ले लेते हैं। मान लीजिए आपसे कहा जाए कि भाई साहब ये CH3 है, ये C है, ये भी CH3 है, ये H है, ये CH3। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए इस हाइड्रोजन की डिग्री क्या है। अब जो बच्चे लल्लू हैं वो तो समझ ही नहीं पाएंगे। अब आप समझिए, ये हाइड्रोजन तो एक ही डंडा बनाएगा सर। हर हाइड्रोजन कार्बन के साथ एक ही डंडा बनाता है, तो डिग्री कैसे निकालेंगे? डिग्री निकालेंगे उस कार्बन से जिससे वो अटैच है। और सारी दुनिया इस बात को समझती होगी। मुझे लगता है इससे ज्यादा इस बारे में डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। दिस इज 3 डिग्री कार्बन, तो इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। दिस विल बी 1 डिग्री, सॉरी 3 डिग्री हाइड्रोजन। ये मेरी 3 डिग्री हाइड्रोजन। सब लोग समझ रहे हैं? यानी बहुत क्लियर और बहुत सीधा जनरल डिस्कशन है। बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, बहुत सीधा। अभी मैं अल्कोहल्स और अमीन्स में इस बात को दिखाता हूं। बहुत सीधा सा डिस्कशन कर रहे हैं कि अगर आपका एक ऐसे एलिमेंट की डिग्री पूछी जा रही है जो एक से ज्यादा कार्बन के साथ जुड़ा होता है, तो ऐसे में उसकी डिग्री जितने कार्बन से वो जुड़ा है वो डिसाइड करेगा। ठीक है? लेकिन अगर एक ऐसे एलिमेंट की डिग्री पूछी जा रही है जिसमें वो सिर्फ कार्बन से एक ही डंडा बनाता है, तो ऐसे में उसकी डिग्री वो नहीं डिसाइड करेगा। उसकी डिग्री वो कार्बन डिसाइड करेगा जिससे वो जुड़ा हुआ है। तो उस कार्बन की जो भी डिग्री होगी उस एलिमेंट की वही डिग्री मान ली जाएगी। क्लियर है ये? शाबाश। बिल्कुल आसान है यार, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल झंझट नहीं करेंगे। चलिए एग्जांपल लेते हैं, और एग्जांपल लेते हैं। सर, उल्टे सीधे एग्जांपल भी तो लीजिए। हाँ सर, वो तो हमने देखे हैं, उल्टे सीधे तो बहुत जरूरी होते हैं। चलिए उल्टे सीधे ले लेते हैं। ये लीजिए आप, उल्टे सीधे फालतू टाइम पास, बिल्कुल यूजलेस, लेकिन फिर भी लिख लेते हैं। मान लीजिए कंपाउंड, ये ले लेते हैं। आपसे पूछा जा रहा है, छोटा सा सवाल यह है कि व्हाट इज द सम ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन एंड 2 डिग्री कार्बन एटम्स। कुछ इंटीजर के सवाल आते हैं ना, तो ऐसे करके एक बढ़िया सवाल जो है आपसे मेंस लेवल पर पूछ लिया गया है कि 1 डिग्री हाइड्रोजन और 2 डिग्री कार्बन के नंबर्स का सम कितना है। ये सवाल आ गया।
ठीक है, तो चेक कर। अरे सर छोड़िए सर, क्या कर रहे हो सर, इसमें क्या बताना है, छोड़िए, चलिए कर लेते हैं, चलिए जो भी आप कह रहे हैं। अब देखो यहां पर तुम्हें थोड़ा सा अपने आप समझना है। समझना क्या है सर, ये जो आपका आदमी है ना, इसको सब लोग समझेंगे इस बात को, ये जो छोर है, छोर सर, ये एक्चुअली कार्बन है जिससे 3 हाइड्रोजन लगे होंगे। मेरी बात सब लोग समझ रहे हैं? ठीक है ना। अब आप सारे हाइड्रोजन्स को अपने आप चेक करने की कोशिश करिए कि हाइड्रोजन कहां कहां है। सर देखिए, कार्बन 4 डंडे बनाता है, तो जितने डंडे उसको बना रखे हैं, जो नहीं बना रखे वो हाइड्रोजन है। आप समझिए, दिस इज बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। ये एक बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है जिसमें आपको ना कार्बन दिखाया जाता है ना हाइड्रोजन दिखाया जाता है। ये आपको अपने आप समझना पड़ता है। जरा चेक करिए, इस कार्बन से कितने डंडे लगे हैं? सर इस कार्बन से 3 डंडे लगे, 3 तरफ कार्बन है, तो इसका मतलब सर इसके पास 1 हाइड्रोजन होगा। बिल्कुल सही है। सर इस कार्बन में 2 डंडे लगे हैं, ये, तो इसका मतलब बचे हुए 4 डंडे बनाने के लिए 2 हाइड्रोजन लगे होंगे। बिल्कुल सही है। सर इस कार्बन को भी देखिए तो 1 हाइड्रोजन लगा होगा, इस कार्बन को भी देखिए तो 1 हाइड्रोजन लगा होगा। सर इस कार्बन के 2 डंडे हैं तो इस पे 2 हाइड्रोजन लगे होंगे, इस कार्बन पे 2 डंडे हैं तो इस पे 2 हाइड्रोजन लगे होंगे, इस कार्बन के साथ भी 2 डंडे हैं तो 4 बॉन्ड बनाने के लिए 2 हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे, यहां पर भी 2 हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे, यहां पर भी 2 हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे, और यहां पर भी 2 हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे। सर ये सिचुएशन है। अब आप अपने आप चेक कर लीजिएगा क्या निकालना है। तो सबसे पहले तो 1 डिग्री हाइड्रोजन निकालना है। सर हाइड्रोजन की डिग्री हाइड्रोजन थोड़ा डिसाइड करता है, हाइड्रोजन की डिग्री तो कार्बन डिसाइड करता है जिसके साथ वो जुड़ा हुआ है। जो कार्बन की डिग्री वही हाइड्रोजन की डिग्री। ऐसा कौन सा कार्बन है सो जो 1 डिग्री है? सर ये सारे मुझे फर्जी दिखाई देते हैं, सिर्फ एक 1 डिग्री कार्बन ये है, सो दिस हाइड्रोजन इज 3 डिग्री हाइड्रोजन। सिंस दिस इज 1 डिग्री कार्बन, सो दिस इज 1 डिग्री हाइड्रोजन। ये मेरे पास 1 डिग्री हाइड्रोजन। यानी अगर आप ये निकालना चाहते हैं कि आपके पास 1 डिग्री हाइड्रोजन कितनी है, तो मुझे सिर्फ 1 डिग्री हाइड्रोजन 3 समझ में आती है। क्लियर है? और जहां तक सवाल है 2 डिग्री कार्बन का, तो सर मुझे 2 डिग्री कार्बन वो होंगे जो 2 तरफ कार्बन से जुड़े होंगे। सर एक 2 डिग्री ये है, एक 2 डिग्री ये नहीं है क्योंकि ये 3 तरफ कार्बन से जुड़ा है, ये भी नहीं है। सर एक 2 डिग्री ये है, 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 और एक 2 डिग्री ये है। यानी 5 और 1 6। शाबाश। यानी कुल मिला के देखा जाए तो 2 डिग्री कार्बन हमारे 6 निकल के आएंगे, एंड द समेशन विल बी 3 + 6 एंड दैट इज 9। क्लियर? बहुत सारे बच्चे इसका आंसर दे रहे हैं। अर्चित इसका आंसर 15 बता रहा है, और संभव इसका आंसर 10 बता रहा है, अभिनव भी इसका आंसर 15 बता रहा है। कहीं हम लोगों ने तो गलत नहीं की अर्चित, कहीं तुमने गलत तो नहीं जोड़ दिया? 2 डिग्री कार्बन जोड़ने थे, 1 2 3 4 5, और ये वाला 6, और 1 डिग्री हाइड्रोजन जोड़ने थे जो सिर्फ आपको ऊपर दिखाई देंगे, बाकी कहीं नहीं दिखाई देंगे, बिकॉज दिस इज 2 डिग्री कार्बन, सो दीज 2 हाइड्रोजन विल बी 2 डिग्री। यार समझो यार बात को, इतनी सीधी बातों में इतना टाइम मत बर्बाद करवाओ। ये हमारी 3 डिग्री है, ये भी हमारी 3 डिग्री है, ये हमारी 2 डिग्री है, ये भी हमारी 2 डिग्री है, ये भी हमारी 2 डिग्री है। ये सारे हाइड्रोजन 2 डिग्री हैं क्योंकि ये 2 डिग्री कार्बन से अटैच, और ये भी हमारी 3 डिग्री। क्लियर है? तो अब जैसे सवाल बनेगा उस हिसाब से अपना आंसर दे देंगे। शाबाश, बिल्कुल सही। अरे बिल्कुल आसान है यार, कहां तुम टाइम पास कर रहे हो, बिल्कुल आसान है, कोई झंझट नहीं। चलिए और आगे बढ़िए सर, आगे बढ़िए। अपने नोट्स को एक बार रिवाइज करेंगे, रिवाइज करने के बाद जो है आगे बढ़ेंगे। समझ रहे हो बात को? तो एक बार जल्दी से रिवाइज भी कर लेना, क्लास खत्म होते ही नोट्स क्लियर बिल्कुल रिवाइज होने चाहिए। चलिए एक और ले लेते हैं, आप कुछ भी ले लीजिए सर, मान लीजिए ऐसे ले लेते हैं, ये लेते हैं। ठीक, फाइंड आउट। यार एक अच्छा सवाल बनाए क्या? एडवांस लेवल का बनाते हैं। चलिए, तुम सोचोगे सर इसमें भी एडवांस लेवल का सवाल बन सकता है, एकदम से लगा मुझे कि मैं बना सकता हूं, तो मैं बनाने की कोशिश करता हूं। इफ द सम ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन्स एंड 2 डिग्री कार्बन atoms is X, then find out the value of A and B if X is represented as A raised to power B plus B raised to power A.
चलिए जल्दी से बताइए। अगर 1 डिग्री हाइड्रोजन और 2 डिग्री कार्बन के नंबर्स का सम x है और x को a की पावर b प्लस b की पावर a के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है, तो a और b की वैल्यूज क्या? तेजस कह रहे हैं हो पेपर लीक हो गया। नहीं खुशी, खुशी तुम सवाल के इस एडवांस पोर्शन पर अभी मत चलो, कम से कम बेसिक आंसर सही दो। बेसिक आंसर क्या है? 1 डिग्री हाइड्रोजन और 2 डिग्री कार्बन, पहले उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले तो 1 डिग्री हाइड्रोजन 2 डिग्री कार्बन जो भी कुछ होता है वो चेक कर लेते हैं। कैसे चेक करेंगे सर? देखिए जहां तक 2 डिग्री कार्बन का सवाल है, ये 2 डिग्री क्यों 2 डिग्री है? क्योंकि सर ये दो तरफ कार्बन से अटैच, ठीक। अच्छा इधर आते हैं सर, ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, ये वाला कार्बन सर तीन तरफ कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये 3 डिग्री, इधर वाला भी हमारा तीन तरफ कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये भी 3 डिग्री, ये 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है सर, ये 3 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है और बीच वाला भी हमारा 3 डिग्री, और ये भी हमारा 3 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री। क्लियर है? ये सारे कार्बन क्लियर हो गए, ये बीच वाला भी 3 डिग्री। अब जहां तक हाइड्रोजन का सवाल है, हाइड्रोजन कैसे निकालेंगे सर? 1 डिग्री हाइड्रोजन चाहिए, तो 1 डिग्री हाइड्रोजन वो होंगे जो 1 डिग्री कार्बन से अटैच होंगे, इस 1 डिग्री कार्बन से 3 हाइड्रोजन अटैच होंगे। तो सर इसका मतलब ये हुआ, ये 3 हाइड्रोजन अगर 1 डिग्री से अटैच हैं तो ये आ जाएंगे आपके 3 और 3 6। तो मुझे ऐसा लगता है सिर्फ यही वो 3 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है जो 1 डिग्री, तो यानी 1 डिग्री हाइड्रोजन हमारे 6 होंगे। चलिए ठीक है। अब बचा 2 डिग्री कार्बन, तो 2 डिग्री कार्बन कौन कौन से होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि मेरे पास 2 डिग्री कार्बन। एक बार जरा सब लोग मुझे बताएंगे कि मैं सही कर रहा हूं कि नहीं, जल्दी से मुझे बताओ कि 1 डिग्री हाइड्रोजन और 2 डिग्री ये कार्बन सही किए कि नहीं मैंने? 1 डिग्री हाइड्रोजन है, हाँ सही है सही है। और 2 डिग्री कार्बन कितने हैं? 2 डिग्री कार्बन जो है वो है हमारे 8। 2 डिग्री नहीं, 2 डिग्री कार्बन हमारे हैं कितने हैं यार? 2 डिग्री कार्बन 1 2 3, यही होगा 3, और 4 5 6 7 8, बिल्कुल सही। सर इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका एक्स की वैल्यू आ रही है, दिस एक्स इज, मतलब मैं इसको आंसर लिख रहा हूं, दिस एक्स इज 6 प्लस 8 दैट इज 14, ये एक्स है। यहां तक क्लियर है? तो अगर एक्स की वैल्यू 14 है, अगर x की वैल्यू 14 है तो इस 14 को किस फॉर्म में लिखा गया है? a की पावर b प्लस b की पावर a। सर देखिए ये जो आपने बदतमीजी की है, ये गणित की बदतमीजी, ये गणित लगती। और सर किसी भी नंबर को a की पावर b और b की पावर a के फॉर्म में लिखा थोड़ी ना जा सकता है। सर दुनिया के सारे नंबर इस फॉर्म में थोड़ी ना लिख सकते हैं कि 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 2। हर नंबर को सर इस तरह नहीं लिख सकते। आप गलत सवाल पूछ रहे हैं सर। 14 को आप इस फॉर्म में नहीं लिख सकते। अरे तुम लल्लू हो, शाबाश श्रीनिवास, बहुत बढ़िया। तुम में से दीपक बहुत बढ़िया, आयुष बहुत बढ़िया। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको ये बात समझ में आ गई। मैं हर इंटीजर को a की पावर b प्लस b की पावर a के फॉर्म में लिख सकता हूं, सिर्फ जरा सी अकल लगानी है। अगर मुझे 14 को यह दिखाना है तो 14 इज इक्वल टू 13 की पावर 1 प्लस 1 की पावर 13। समझो बात को। अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन ये आ रहा है कि जो a और b होंगे ना, वो 13 1 भी हो सकते हैं और 1 और 13 भी हो सकते हैं, तो दोनों ऑप्शन सही होंगे। मेरी बात समझ रहे हो? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, दिस इज 1 की पावर 13 प्लस 13 की पावर 1, दोनों बातें सेम है। तो यानी a और b जो सब लोग समझ रहे हैं, 1 की पावर 13 इज, अरे इतनी गणित तो जानते होंगे, यानी आपके पास x की वैल्यू अगर 14 आ रही है तो आप उसको, हर नंबर को आप इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, 13 की पावर 1 प्लस 1 की पावर 13। कोई भी नंबर ले लो सर। 500 के कैसे लिखेंगे सर? 500 को भी लिख देंगे 499 की पावर 1 प्लस 1 की पावर 499, हो गया 500। मेरी बात समझ रहे हो? यानी किसी भी नंबर को a की पावर b प्लस b की पावर a के फॉर्म में लिखा जा सकता है। उस केस में आपको सवाल अब इस सवाल में अच्छा क्या है?
इस सवाल में अच्छा सिर्फ ये है कि सर एक तो वो लल्लू छड़ जाएंगे जिनको डिग्री का मस्त मामला है, समझ, जिनका मामला ही ढीला है सर, वो तो कर नहीं पाएंगे, और जिनको डिग्री निकालनी आती है वो यहां के फंस जाएंगे सर। ये फाइनली आंसर वही बच्चा सॉल्व, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे सोचेंगे यार 14 को 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, प्लस 3 की पावर 1 लिख सकते हैं, नहीं आया, 2 की पावर 1 लिख सकते हैं, 1 की पावर 2 लिख सकते हैं, नहीं आया। यानी जो बच्चा समझदार है वो समझेगा कि सर जो भी सम निकल के आ रहा है उसको a की पावर b प्लस b की पावर a की फॉर्म में सिर्फ एक तरह से लिखा जा सकता है, और वो सिर्फ ये तरीका है। और भी तरीके हो सकते हैं कुछ यूनिक नंबर्स के लिए, मेरी बात समझ लो, 3 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 वो भी एक नंबर होता है, उसको भी लिख सकते हैं, बट स्पेसिफिकली हर नंबर को सर, हर नंबर को तो ऐसे ही लिखा जा सकता है सर। दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर है? मयंक कह रहा है 17 रहता तो। मयंक अब तुम क्या बिल्कुल जान ही ले लोगे? अबे हमें जो बताना था हमने बता दिया, थोड़ी सी खोपड़ी तुम अपनी भी लगाओ बे। अब क्या होगा, क्या नंबर होगा वो अपने हिसाब समझना। इफ इट वुड बी 17 तो उस केस में 17 को 2 की पावर 3 यानी 8, 3 की पावर 2 9 यानी 17, यानी दो आंसर सही है। 2,3 वाला भी आंसर सही होगा, और 17 को अब 16 की पावर 1 प्लस 1 की पावर 16, 16 से भी लिखा जा सकता है, वो वाला भी ऑप्शन सही होगा। तो आपको दोनों टिक करने पड़ेंगे। अरे मेरी बात समझ रहे हो? आईआईटी बॉम्बे कह रहा है सर, आईआईटी बॉम्बे पूछ रहे हैं कि सर एडवांस इतना आसान सवाल पूछता है। नहीं, सवाल आसान नहीं होता आईआईटी बॉम्बे, सवाल अच्छा होता है बस। जो आता है वो आसान होता है, जो नहीं आता है वो गलत होता है। तुम में से बहुत सारे बच्चों ने इस सवाल का आंसर गलत भी दिया होगा, उनके लिए सवाल मुश्किल था। अब आप तो आईआईटी बॉम्बे के हैं, आप समझ रहे हैं यार, तो आप तो आईआईटी बॉम्बे के हैं, तो आपके लिए सवाल आसान रहा होगा, लेकिन कुछ बच्चे जो गलत करे थे उनके लिए सवाल मुश्किल। इसलिए आसान और मुश्किल, लंबा छोटा, काला गोरा, मोटा पतला, ये एक एडजेक्टिव्स हैं जो रिलेटिव टर्म्स होते हैं। ये कभी भी एब्सोल्यूट वे में रिप्रेजेंट नहीं किए जा सकते। समझे बात को? क्या मेरी ये बात सबके समझ में आई? जल्दी से पोल बता दो यार, पोल पे मुझे जल्दी से बता दो, क्या ये बात सबके समझ में आ गई? इंग्लिश, अबे यार तुम यार, हाँ सही है। जैसे मैंने बताया कि कोई चीज अगर समझ में आ जाती है या तुम्हें अच्छी लगती है तो एक बकरा गिरा दिया जाता है। इसमें प्रयास 3.0 वालों को थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि साला बकरा बकरा क्या हो रहा है। हम तो बता दें कि बकरा गोट कहा जाता है, और जब हम इन लोगों की शुरू में क्लासेस लेते थे तो बच्चे ज्यादातर गोट गोट करके लिखा करते थे। तो गोट का मतलब होता है ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, ऐसा इन्होंने बताया हमें। तो फिर मैं इनसे कहता था यार इतनी अंग्रेजी मत लिखा करो गोट पोट, अगर कोई चीज समझ में आए तो एक बकरा बना के धीरे से डाल दिया करो, हम समझ जाएंगे कि तुम हमें भी गोट कह रहे हो और तुम्हें बात समझ में आ गई होगी, बात खत्म। तो कुछ लोग बकरा गिरा देते हैं, कुछ एक दिल गिरा देते हैं, कुछ पप्पी अप्पी डाल देते हैं। तो इससे ये समझ में आ जाता है मास्टर को कि हमारी बात कन्वे हो गई है, उसको भी अच्छा लगता है और बच्चों के अंदर भी एक कॉन्फिडेंस आता है। बात समझ में? चलिए, अब पोल ही स्टार्ट नहीं किए, बताइए। तो एक बार जल्दी से इसको समझ लेते हैं। अब दूसरी बात, आज की क्लास थोड़ी स्लो कर रहे हैं, थोड़ा सा आराम से कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे करके क्लास तेज भी चलेगी, है ना? समझ रहे हो बात को? तो हर तरह से तुम्हें अलर्ट रहना है, हर तरह से तुम्हें समझना है, और हर तरह से तुम्हें एडजस्ट ही करना है। आप समझ रहे? मतलब आपके पास कोई देखो दो रास्ते होते हैं ना सर, नहीं 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 ये तो गलत गलत है तो छोड़ दो। मतलब मेरा तो एक ही तरीका है ना, मतलब क्या बोलूं मैं तो एक ही बात बोलूंगा, नहीं हो रहा है छोड़ दो। नहीं सर छोड़ नहीं सकते तो करो, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। मतलब ये मत करो ओ ये क्या होता है, ये ऐसे लोग तो सबसे ज्यादा रोते हैं इम्तिहान में। जब रिजल्ट आता है तो सबसे ज्यादा मरे गिरे पड़े लोग, जिनका पूरा घर रो रहा होता है, ये वो लोग होते हैं जो पूरे साल घर वालों को बेवकूफ बनाते हैं। कर तो रहे हैं, चल तो रहा है, चलने दो ना, क्या परेशानी है, देख लेंगे ना, हो जाएगा ना, देखा जाएगा, पढ़ लेंगे ना, वो सबसे ज्यादा रोते हैं। सबसे ज्यादा खुश दो तरह के लोग होते हैं, एक जिनके घर वाले जानते साला नालायक गधा है, कुछ नहीं करेगा, उनका रिजल्ट वो पूछते भी नहीं, और तेरा आईटी का रिजल्ट क्या आया? अबे क्या आया, हमें तो पहले से पता है, तू जिस दिन तूने तैयारी की उसी दिन मुझे पता है तेरा रिजल्ट क्या आया। और दूसरे वो लोग खुश होते हैं जिनके मां बाप ये देखते हैं कि उसने जान लगा रखी। रिजल्ट भी जरूरी नहीं, आप समझिए, कई बार बोल चुका हूं, रिजल्ट भी जरूरी नहीं है, रिजल्ट ना भी आया तो भी खुश, आ गया तो भी खुश। क्यों सर? इससे ज्यादा मेरा बच्चा नहीं पढ़ सकता था, मैंने अपने बच्चे को अपनी आंखों के सामने पढ़ते देखा है, इससे ज्यादा जान थोड़ा ना दे देगा कि कत्ल कर दे, खून निकाल के रख दे आईटी के पेपर, ऐसी की तैसी आईटी की। सर इससे ज्यादा वो पढ़ नहीं सकता, उसने जान लगा रखी है, हाँ तो हाँ, ना तो भाड़ में जाए आईटी, कुछ और करवा लेंगे। ये दो लोग सबसे ज्यादा खुश हैं। ये जो चलने चलने वाले लोग हैं ना, चलने दो, देखा जाएगा, कर लेंगे, करना है वगैरह वगैरह, सबसे ज्यादा उनके मां बाप परेशान होते हैं और वो परेशान होते हैं।
इसलिए बिल्कुल सीधा रखो यार, हां या ना, बस बात खत्म। कर लेंगे, करना है या नहीं करना है। करना है तो कोई रास्ता ही नहीं है सर, और पढ़ेंगे, जान लगा देंगे सब, फिर देखा जाएगा जो होगा। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। समझ रहे हो ना मेरी बात को? चलिए ठीक है, जल्दी से देख लेते हैं। 97% बहुत है, इससे ज्यादा क्या ही तुम समझोगे। तो इसका मतलब ज्यादातर बच्चों को ये बात समझ में आ गई। ठीक है, चलिए और बात कर लेते हैं। यानी एक चीज क्लियर हो गई कि अगर मैं कार्बन और हाइड्रोजन की डिग्रीज निकालना चाहता हूं तो मेरे लिए वो डिग्रीज निकालना बहुत आसान है और बहुत तरह के सवाल अब बनाए जा सकते हैं। चलिए एक आध केस और ले लेते हैं, एक आध और जनरल डिस्कशन, एक आध और सवाल ले लेते हैं। मान लीजिए आपसे कहा जाए फाइंड आउट द स्ट्रक्चर of a hydrocarbon having find out the structure of minimum molecular weight hydrocarbon having only 1 डिग्री कार्बन। जैसे ये सवाल आ गया, इसके आंसर यहीं लिखते चले जाते हैं। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चंस बना लेते हैं, एक आध हल्के हल्के से सवाल बना लेते हैं कुछ भी करके, क्योंकि हम एल्केन्स के अंदर भी मैं इससे रिलेटेड कुछ बढ़िया एक आध सवाल डालता हूं, तो मैं तब भी इस बारे में बात करूंगा। तो अब जैसे यहीं पर इसका आंसर लिख देते हैं, बात खत्म करते हैं। जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए आप। सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट का एक ऐसा हाइड्रोकार्बन, शाबाश, और रीलोड देन इट विल कम। अच्छा ग्रेट। ओपी पेपर ऑब्जेक्टिव है ना, इसलिए लोग बीच में अटक से सोचते हैं कि लक्ष्य निकल जाएगा। अच्छा ठीक है। अब मीथेन, मीथेन देखो बिल्कुल कह सकते हैं, बट अब क्योंकि जिसमें सिर्फ 1 डिग्री कार्बन आटम से, तो मीथेन के लिए देखो एक नया वर्ड डाला गया था, सुपर प्राइमरी। तो मेरा सजेशन है कि मीथेन एक ऑप्शन सही नहीं लगता। वो सुपर प्राइमरी कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन की, बिल्कुल सही है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इथेन को टिक कर देना चाहिए। हालांकि सवाल बहुत अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इथेन को कर देना चाहिए टिक, क्योंकि इथेन भी 1 डिग्री कार्बन ये भी है, और 1 डिग्री कार्बन, तो जिसके पास सिर्फ 1 डिग्री कार्बन है तो फिर वो इथेन को टिक कर देना चाहिए। सुपर प्राइमरी कार्बन दैट इज मीथेन, है ना, वो सुपर 1 डिग्री कार्बन है अगर उससे रिलेटेड पूछा जाएगा। अदरवाइज हम आप इसको इथेन कह सकते हैं। दूसरा ये भी है कि कुछ बच्चे कह रहे हैं इसको इथीन भी कह सकते हैं। तो देखो मैं इस सवाल को और क्लियर कर देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ही ना रहे। मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोकार्बन, और यहां पर आप लिख सकते हैं एल्केन। मुझे एल्केन बतानी, क्योंकि एल्कीन्स भी हो सकती हैं, बिल्कुल सही है, एल्कीन्स भी हो सकती हैं। तो हम उस झंझट में नहीं पड़ना चाहते हैं, क्योंकि एल्कीन में इथीन भी ऐसी होगी जिसके दोनों कार्बन 1 डिग्री होंगे, क्योंकि वो एक ही तरफ कार्बन से अटैच हों। मतलब मेरी बात समझ रहे हो? यानी अगर आप इथीन लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो ऐसे में ये दोनों भी 1 डिग्री कार्बन ही होंगे। तो ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तो मैं सीधी सीधी बात करता हूं कि आप हाइड्रोकार्बन एल्केन्स के बारे में बात करिए जिसके पास सिर्फ 1 डिग्री कार्बन है, दैट इज इथेन। मेरी बात क्लियर है? चलिए ठीक, दूसरा सवाल लेते हैं। एक ऐसे हाइड्रोकार्बन की बात करिए हैविंग, एक ऐसे एल्केन की बात करिए हैविंग 1 डिग्री एंड 2 डिग्री कार्बन। जल्दी से बताइए, जिसके पास 1 डिग्री और 2 डिग्री मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट का एल्केन जिसमें 1 डिग्री और 2 डिग्री है। अरे सर सोचने की जरूरत ही नहीं है, बहुत सीधा सा सवाल आपने पूछा है, और ऐसा आंसर जो इसका निकल के आना चाहिए बिल्कुल सीधा, जिसके पास सिर्फ 1 डिग्री और 2 डिग्री है। सर हमें लगता है वो प्रोपेन, खूबसूरत प्रोपेन है, CH3 CH2 CH3, क्योंकि उसके पास तो सिर्फ 1 डिग्री और 2 डिग्री ही कार्बन है। मेरी बात समझ रहे हो? यानी दिस इज 1 डिग्री, दिस इज 1 डिग्री, बट बीच वाली हमारी 2 डिग्री, क्योंकि बीच वाली कार्बन दोनों तरफ कार्बन से अटैच, यानी मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट। हाँ, ऐसे में सर कोई ब्यूटेन कहना चाहे कह सकता है, मैं मना नहीं कर रहा, आप ब्यूटेन को भी कह सकते हैं सर, आप इसका आंसर ब्यूटेन भी लिख सकते हैं, लेकिन ये मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट वाली नहीं। कुछ समझ पा रहे हो? ब्यूटेन, पेंटेन, कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन में 1 डिग्री और 2 डिग्री तो होता है। सर ये देखिए, ये वाला 1 डिग्री, ये वाला 1 डिग्री, ये वाला 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, और ये 1 डिग्री, यानी दिस इज ऑल्सो ब्यूटेन हैविंग ओनली 2 टाइप्स ऑफ कार्बन एटम, 1 डिग्री एंड 2 डिग्री, बट दिस इज नॉट मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट, दिस इज नॉट मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट, ये मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट की नहीं,
तो चलिए एक और खूबसूरत सवाल बन सकता है, वो आपसे पूछ सकता है कि जिसके पास सिर्फ 1 डिग्री और 2 डिग्री कार्बन एटम्स हो, ऐसी एल्केन बताओ जो सेकंड क्या बोले सेकंड लोएस्ट हो, सेकंड लोएस्ट मॉलिक्यूलर वेट वाली, सेकंड लोएस्ट मॉलिक्यूलर वेट वाली। तो सेकंड लोएस्ट मॉलिक्यूलर वेट वाली विल बी ब्यूटेन, थर्ड लोएस्ट मॉलिक्यूलर वेट वाली पेंटेन। मेरी बात सब लोग समझ रहे हैं क्या कह रहा हूं? तो सवाल सिर्फ लैंग्वेज से लोगों को परेशान कर सकता है। मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट वाली प्रोपेन, सेकेंड वाली ब्यूटेन। सर ब्यूटेन, ऐसे ही पेंटेन भी लिख सकते थे आप, पेंटेन में भी 1 डिग्री और 2 डिग्री होंगे, लेकिन सर वो मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट की नहीं है। इसलिए इस सवाल का सही आंसर क्या होना चाहिए? सर दिस इज मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट वाली आदमी। और अगर ये मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट वाला आदमी है तो सर ऐसे में मुझे लगता है यही आंसर सही होना चाहिए, इसको मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट का नहीं माना जाएगा। क्लियर है ये? पेंटेन मैक्सिमम, अरे यार लल्लू हो क्या? हेक्सेन नहीं होगा? हेक्सेन में भी तो 1 डिग्री 2 डिग्री होता है। हेप्टेन नहीं होगा, ऑक्टेन नहीं होगा, नोनेन नहीं होगा, डेकेन नहीं होगा, अनडेकेन नहीं होगा। अरे सर ये सारे होंगे, लेकिन सिंगल चेन होनी चाहिए ना। सारे 1 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, कोने वाले 1 डिग्री, बीच वाले सारे 2 डिग्री। लेकिन सर वो मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट वाले नहीं है। हमें मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट वाला अगर चाहिए तो सर प्रोपेन लिख देना चाहिए। क्लियर? शाबाश। चलिए और एक ऐसे ही जोड़ सकते हैं सर, कुछ और जोड़ दीजिए, लीजिए ये जोड़ देते हैं। हैविंग ओनली 1 डिग्री एंड 3 डिग्री। बताइए जरा जल्दी, 1 डिग्री और 3 डिग्री वाले, सिर्फ 1 डिग्री और 3 डिग्री वाले। कितना सीधा सवाल है सर, 1 डिग्री और 3 डिग्री वाला। सर ये देखिए 3 डिग्री वाला और ये देखिए 1 डिग्री वाला। सर यही हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। क्लियर है सर? दिस इज मिनिमम, क्योंकि 3 डिग्री के लिए कम से कम एक कार्बन को 3 कार्बन से जोड़ना पड़ेगा। और मजे की बात क्या, वो तीनों कार्बन जो जुड़े हुए हैं वो सारे 1 डिग्री होंगे। यानी इस बड़ा क्लियर हो गया सर, ये 1 डिग्री कार्बन है, ये भी 1 डिग्री कार्बन है, ये भी 1 डिग्री कार्बन है, लेकिन बीच वाला कार्बन 3 डिग्री है। सो दिस इज द एल्केन विच इज 2 मिथाइल प्रोपेन, जिसको बोला जा सकता है सर ये 2 मिथाइल प्रोपेन है, जिसको आइसोब्यूटेन भी कहा जा सकता है। सर ये 2 मिथाइल प्रोपेन हमारा मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट। हम इस बारे में बात करेंगे कि सेकेंडरी, टर्शरी, नियो ग्रुप क्या होता है, आइसो ग्रुप क्या होता है, ये सब तुम्हें अभी कुछ अगली क्लास में सारा डिस्कशन किया जाए। क्लियर है? सबको ही समझ में आ गया? क्लियर है? ये बिल्कुल आसान एकदम, कहीं कोई झंझट नहीं, इसमें साफ दिखाई देता है। चलिए एक और एग्जांपल। इस तरह के मतलब मैं कोई सवाल नहीं करा रहा हूं यार, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं, तो जल्दबाजी में गलती मत करना बस। यानी हैविंग ओनली 1 डिग्री 4 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री और 4 डिग्री कार्बन। कितना अच्छा सवाल हो गया, कितना आसान सवाल हो गया। ये देखिए सर, 1 डिग्री और 4 डिग्री नियोपेंटेन 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। ये देखिए इसके पास सिर्फ 1 डिग्री है, बिल्कुल है, 1 डिग्री है, 1 डिग्री है, 1 डिग्री है, और बीच वाला क्वाटरनरी है 4 डिग्री। क्लियर है? सो दिस इज नियोपेंटेन, इसका नाम होता है नियोपेंटेन। ये नियोपेंटेन है, इसको 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन भी कह सकते हैं। हम आगे बात करेंगे कि इनके नाम हमने कैसे लिखे। 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। क्लियर है? इस तरह के और सवाल, अब कैसे समझाएं तुम्हें, इस तरह के और सवाल बन सकते हैं यार, बात मेरी समझ रहे हो? इस तरह के और सवाल जिसमें 1 डिग्री है, 3 डिग्री है, 4 डिग्री है। चलो ऐसा ले लेते हैं एक मिनिमम कार्बन की, इसमें सारे ले लो, खत्म ही करो। अब मिनिमम कार्बन जिसमें सारे हो, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या लिखेंगे? ऑल डिग्रीज ऑफ कार्बन। यानी 1 डिग्री भी होगा मिनिमम, 2 डिग्री भी होगा, 3 डिग्री भी होगा और 4 डिग्री भी होगा। वो मिनिमम चाहिए, समझे बात को? ऐसे तो बहुत सारे बना सकते हैं, मिनिमम वाला कौन सा होगा? तो जल्दी से एक बार सोच के देखते हैं मिनिमम वाला कौन सा हो सकता है। सर मिनिमम वाला मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है जिसमें ये कार्बन ले लेते हैं। तो इस कार्बन को सबसे पहले मान लीजिए मैंने क्वाटरनरी बना दिया, तो क्वाटरनरी के लिए ये 4 तो चाहिए होंगे आपको, मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये बीच वाला कार्बन 4 डिग्री बन गया। अब आपको 1 डिग्री भी चाहिए, चलिए 1 डिग्री भी मिल जाएंगे, 2 डिग्री भी चाहिए। तो सर ऐसे में सर पॉसिबिलिटी है कि वो कुछ 2 डिग्री भी बना लें, ये भी एक पॉसिबिलिटी बनती है। और इसी तरह से मुझे लगता है एक पॉसिबिलिटी ये भी बनती, ये आपका 4 डिग्री बन गया, और एक पॉसिबिलिटी ये भी बनती। ये दोनों पॉसिबिलिटीज लगती। क्लियर है? इन दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि अब आप देखो जरा, ये वाला जो होगा हमारा 1 डिग्री है,
ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, ये 4 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है। तो 1 2 3 4 सारे आ गए। ऐसे यहां पर भी है, ये 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, ये 4 डिग्री है, इधर ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, ये 1 डिग्री। और दोनों अलग ही हैं, बात समझ रहे हैं, दोनों अलग ही है। तो दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। सर दोनों में से कुछ भी लिखा जा सकता है, और भी हो सकता है बन जाती हो 2 मिथाइल ब्यूटेन। जैसे एक आदमी बोल रहा है 2 मिथाइल ब्यूटेन, कैसी बातें कर रहे हो? 2 मिथाइल ब्यूटेन में 4 डिग्री नहीं मिलेगा ना। 2 मिथाइल ब्यूटेन जो होता होगा दोस्त वो ये वाला होगा। 2 मिथाइल ब्यूटेन जो होगा वो ये होगा, दिस इज 2 मिथाइल ब्यूटेन। और 2 मिथाइल ब्यूटेन में आपको 4 डिग्री नहीं मिलेगा। देख लीजिए आप सब समझो बात को। ये 1 डिग्री मिला, ये भी 1 डिग्री मिला, ये 3 डिग्री मिला, ये 2 डिग्री मिला और ये 1 डिग्री मिला। 2 मिथाइल ब्यूटेन में 4 डिग्री प्रेजेंट नहीं, हमें सारी चाहिए थी। मेरी बात समझ रहे हो? तो 2 हेक्सेन मत बोलो यार, हेक्सेन बोलो। जैसे यहां पर है, आप इनमें से कुछ भी ऑप्शन ले सकते हैं, दे ऑल आर इक्विवेलेंट। हाँ, हमें भावना, हमें सिर्फ मतलब तुम समझो सवाल के ऊपर डिपेंड करता है। मैं ये देख रहा हूं कि मैंने ये जो मैं कर रहा हूं ये सिर्फ सोच रहा हूं मैं कि एग्जाम में कुछ मिला सकता है चीजों को, कि एक ऐसा हाइड्रोकार्बन है जिसमें मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट वाला हाइड्रोकार्बन जिसके पास सिर्फ 1 डिग्री और 3 डिग्री है। अगर ऐसे हाइड्रोकार्बन का मोनोक्लोरिनेशन किया जाए तो बताइए कितने मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स बन सकते हैं। तो जो आदमी समझता है, जैसे कि मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं, minimum molecular weight alkane having only 1 degree and 4 degree carbon atoms is X। ये X हमारा मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट का एल्केन। How many monochloro derivatives can be formed on reaction of this hydrocarbon with chlorine in presence of H nu। ये सवाल आ गया, यानी लाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में आप, हालांकि अभी हमने पढ़ा नहीं है, हम ये आगे पढ़ेंगे भी, लेकिन मैं ऐसे ही सोच रहा हूं, शायद तुम में से कुछ लोग इस बात को जानते होंगे कि जब हमारे पास कोई हाइड्रोकार्बन होता है, आप समझते हैं, जैसे RH, तो RH का जब क्लोरीनेशन लाइट की प्रेजेंस में किया जाता है तो RCl प्लस HCl बनता। दिस इज क्लोरो डेरिवेटिव। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कितने तरह के मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बन सकते हैं, यानी क्लोरीन को कहां कहां लगा सकते हैं, यह सवाल आ रहा है आपसे। क्लोरीन कहां कहां लग सकता है, तो होगा क्या इस मोनोक्लोरो डेरिवेटिव में? आप जरा बताइए क्या प्रोसेस है। सर ऐसा लग रहा है, हम मैकेनिज्म डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल सीधी बात कर रहे हैं। सर ऐसा लग रहा है कि इस पूरे खेल में एक H हटेगा, ये H हटेगा और Cl लगेगा, उस H के हटने से एक Cl लगेगा। ये सीन हो रहा है सर, मैकेनिज्म नहीं बात कर रहे हैं यार हम। लाइट की प्रेजेंस में जो क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन की मैकेनिज्म से सर, वो खूबसूरत पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट और मुश्किल कॉन्सेप्ट माना जाता है, दैट इज रिएक्टिविटी सेलेक्टिविटी प्रिंसिपल। बहुत खूबसूरत तरीके से उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे जब हम एल्केन पढ़ेंगे, लेकिन हम उस मैकेनिज्म पे जा ही नहीं रहे। हम तो ये कह रहे हैं सर H हटाओ Cl लगाओ, H हटाओ Cl लगाओ। तो जहां जहां से H हट सकता है और जहां जहां नए तरीके से Cl लग सकता है, वो उसके क्लोरो डेरिवेटिव्स होंगे। कितने क्लोरो डेरिवेटिव्स बन सकते हैं? शाबाश। अब वो ये कह रहा है सर, ये बताइए कि एक ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें सिर्फ 1 डिग्री और 4 डिग्री का मामला है, उस हाइड्रोकार्बन का नाम रखा गया है X। तो सबसे पहले सर मुझे बताइए, वो मिनिमम कार्बन का हाइड्रोकार्बन कौन होगा जिसमें सिर्फ 1 और 4 होंगे? सिर्फ 1 और 4 होंगे। मैंने कहा अरे सर छोड़िए ना बात को, हो तो गई बात को। ये आ गया CH3, ये आ गया CH3, ये आ गया CH3 और ये आ गया CH3। सर ये नियोपेंटेन, अभी तो आपकी बात हुई थी सर, इसमें 1 डिग्री भी है और 4 डिग्री भी। दिस इज मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट। क्लियर?
अब आप इसका मोनोक्लोरिनेशन करते हैं, यानी अब आप क्या करते हैं, क्लोरीन लगाने की कोशिश करते हैं। अब आप बताइए क्लोरीन कहां लग सकता है? सर देखिए, क्लोरीन एक यहां लग सकता है, एच हटा के सीएल आ जाएगा, एक यहां लग सकता है, एक यहां लग सकता है, एक यहां लग सकता है। लेकिन सर चाहे कहीं भी लगाइए, चाहे यहां लगाइए, चाहे यहां लगाइए, चाहे यहां लगाइए, चाहे यहां लगाइए, सेम बात है सर, सेम बात है, समझिए। यानी क्लोरीन यहां लग सकता है या यहां लग सकता है। मोनोक्लोरो यानी एक ही क्लोरीन लगाना है, यहां भी लग सकता है या फिर यहां लग सकता है या यहां लग सकता है, बीच में भी तो लग सकता है। कैसे लगेगा सर? एच कहां से हटाओगे? बीच में तो हाइड्रोजन ही नहीं है, इसका मतलब क्लोरीन यहां लग सकता है या फिर यहां लग सकता है या फिर यहां लग सकता है या फिर यहां लग सकता है। और सर कहीं भी लगा दो सर, एक ही मोनोक्लोरो डेरिवेटिव आएगा एंड दैट विल बी दिस। वो एक ही होगा सर, सारे कहीं पर भी लगा दो, आपके सारे आंसर सिमिलर बनेंगे, यानी इट हैज ओनली वन डेरिवेटिव, ओनली वन डेरिवेटिव। बताओ मेरी बात समझे? यानी अगर वो मुझसे कह रहा है कि अगर वो मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट के एल्केन की शक्ल दिखा दो जो कि कितने मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बना सकती है, वो कितने मोनोक्लोरो डेरिवेटिव, सबसे पहले 1 और 4 वाला हाइड्रोकार्बन पता चला, दिस इज नियोपेंटेन। और जैसे ही आपको पता चला वो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन या नियोपेंटेन है, आपने फौरन उससे पूछा कि यार तेरे पास तो सारी सिचुएशन एक जैसी है, तू सिर्फ एक ही जगह पर क्लोरीन लगा सकता है, तेरा एक ही मोनोक्लोरो डेरिवेटिव पॉसिबल है, तो दैट मींस द आंसर विल बी, अगर वो इंटीजर टाइप का आंसर है तो द मोनोक्लोरो डेरिवेटिव कितने बनेंगे? उसके मोनोक्लोरो डेरिवेटिव सिर्फ 1 बनेंगे। क्लियर है ये? सर आप आगे निकल गए सर, मोनोक्लोरो आपने पढ़ा है नहीं? अबे ऐसी की तैसी तुम्हारी मोनोक्लोरो की, हम कौन सा कह रहे हैं हमने पढ़ा है? हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं एच हटा के सीएल लगाना होता है। तो सर एच कहां कहां से हट सकता है? सारी एक जैसी है सर, कहीं भी हटा के सीएल लगा दो, आंसर विल बी ओनली वन, बात खत्म। इसमें क्या मोनो और क्या सनलाइट और क्या रेडिकल रिएक्शन, क्या सब्स्टिट्यूशन, ऐसी की तैसी छोड़िए सर, बिल्कुल सीधी बात कर रहा है। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड नहीं बनाता है सर, बिल्कुल क्लियर, बेकार की बातें मत करिए। ऑक्सीजन जो है, जब हम फंक्शनल ग्रुप्स को डिस्कस करेंगे तो हम जनरली अल्कोहल्स की डिग्री की बात करेंगे। ऐसा कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है जिसमें ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है। क्यों? क्योंकि जब वो डबल बॉन्ड बनाता है तो उस फंक्शनल ग्रुप को O नहीं CO से रिप्रेजेंट किया जाता है, या फिर COOH से रिप्रेजेंट किया जाता है, या फिर C डबल बॉन्ड O Cl से रिप्रेजेंट किया जाता है। वो फंक्शनल ग्रुप होता है। O इज नॉट अकेला सिंगल फंक्शनल ग्रुप। O अकेला फंक्शनल ग्रुप तब है जब वो OH है। आप बात समझिएगा बात को, O डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा है तो फिर वो पूरा CO ग्रुप जो है उसे फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है, जिसको कीटोन या एल्डिहाइड कहते हैं। अरे यार बेकार की बातें मत करा करो, हम बेकार में समझ बात को, काट देते गला से, कट, खत्म हो गई बात। सबको ये बात समझ में आ रही है? सबको ये वाली कहानी समझ में आई? अब देखो ऐसा, मेरे दिमाग में ना बहुत सारे सवाल उमड़ने लगते हैं अब, क्योंकि बहुत समझ लो कई दिनों से सब चल रहा होता था ऐसे, याद नहीं किया है ये सवाल, सोच के नहीं लाया था मैं कि मैं ये वाला सवाल कराऊंगा या इस तरह का, मेरे दिमाग में आया मैंने बना दिया। ऐसे और भी सवाल मेरे दिमाग में उल्टे सीधे चल रहा है, मैं ये चाह रहा हूं ये सब तुम्हारे दिमाग में चलने चाहिए ना। नहीं समझे बात को? सर उल्टा सीधा दे कुछ भी, जैसे मान लीजिए यही दे दिया जाए, ये वाले सवाल थे सर, ये वाला वो कह रहा है कितने मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बनेंगे, स्टीरियो केमिस्ट्री हटा दीजिए सर, स्टीरियो केमिस्ट्री हटा दीजिए, वरना सर वो कायरल पायरल का ड्रामा चालू हो जाता है। अगर स्टीरियो केमिस्ट्री हटा दें तो इस आदमी के कितने मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बन सकते हैं, बताइए जरा। सर यहां लगा सकते हैं? हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं, ये लीजिए सर लगा दीजिए। लेकिन सर क्या यहां नहीं लगा सकते? बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन ये वाला और ये तीनों सेम है, नहीं समझे बात को? सर ये देखिए, यहां लगा दीजिए चाहे यहां लगा दीजिए, तीनों सेम है। एक बार मुझे अपने आप बताओ जरा, आंसर मैं देखना चाहता हूं, इसके मोनोक्लोरो डेरिवेटिव विदाउट स्टीरियो केमिस्ट्री कितने होंगे? विदाउट स्टीरियो केमिस्ट्री, विदाउट स्टीरियो, हाउ मेनी मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स, मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स बताओ। देखते कौन इतनी देर से मेरी बात ध्यान से सुन रहा था, देखते हैं कौन सुन रहा था और कौन बकवास कर रहा था। इस आदमी के, सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं, इस आदमी के कितने मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स पॉसिबल हैं? 3, 4, 3, 5, 5, 5, 2, 1, लल्लू हो तुम सब। अबे किसी सवाल का एक आंसर होना चाहिए ना यार, इस तरह के सवाल का तो एक ही आंसर होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। किस बैच में पढ़ते हो? प्रयास 10 पॉइंट हो। एक तो वैसे ही गधे की तरह आंसर देते हो और इस तरह के सवालों के भी 36 आंसर निकल के आ रहे हैं, धिक्कार।
सब लोग मुझे जरूर बताएंगे कि उनको आज की क्लास समझ में आई। अपने डाउट बॉक्स में लिखते हो, आप कहीं पर भी मेरे इंस्टा पर जाके मैसेज कर दो, कहीं पर भी मैसेज करके जरूर बता देना कि तुम्हें ये समझ में आया आज की क्लास, क्योंकि आज हमने हल्का हल्का रखा है, सीधा सीधा रखा है। कल की क्लास में और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो आज बिल्कुल सीधी सीधी बातें कर रहे हैं। क्या मुझे एक आइडिया लग जाएगा कि तुम्हारे साथ किस लेवल पर डिस्कशन करनी, बिकॉज ये भले ही सिंपल टॉपिक्स हो, मैंने कोशिश की है कि डिस्कशन का वो लास्ट लेवल टच करे जो एडवांस लेवल या मेंस लेवल पर एक सवाल अच्छा सा बना सके। हालांकि इस टॉपिक पर इससे ज्यादा अच्छे सवाल बन ही नहीं सकते, तो मैंने कोशिश की है इस बात को समझाने की। सब लोग आराम से मुझे इसका डिस्कशन एक हल्का सा मैसेज डाल देंगे, अपने ग्रुप पर डाल देना, मेरे अपने इंस्टाग्राम पे डाल देना, तुम उस पे डाल देना, जो तुम्हारा पोर्टल होता है, मैं आराम से तुम्हारा डाउट पोर्टल चेक करके उसमें एटलीस्ट ये देख लूंगा कि तुम्हें ये बातें समझ में आएंगी। चलिए चेक कर लेते हैं। आप अब क्या चेक करनी है यार सर, ये वाली जो कार्बन है, इस कार्बन पर अगर आप हाइड्रोजन हटा के Cl लगाएंगे तो एक ही आंसर आएगा। यहां पर भी एक, तुम समझ लो ना, यहां पर कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, पता नहीं अब तक तुम समझे कि नहीं इस बात को। ये CH3 है ना, ये भी सारे CH3, जितने भी छोर होते हैं वो सब CH3 है सर, ये सब CH3 है ना। तो अब आप चेक करिए सर, यहां ये तीनों एक जैसे हैं सर, बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, तीनों एक जैसे हैं। यहां लगा दो, यहां लगा दो, यहां लगा दो सर, बिल्कुल एक जैसा स्ट्रक्चर बनेगा, IUPAC एकदम सेम रहेगी। तो इसका मतलब हुआ ये सिमिलर, तो इनको एक ही काउंट करते हैं, ये एक हो गया। यानी यहां लगा दो, चाहे यहां लगा दो, चाहे यहां लगा दो, 1। क्या बीच में लगा सकते हैं? कैसी बातें कर रहे हैं सर, बीच में तो हाइड्रोजन ही नहीं है, कैसे लगा सकते हैं? इसका मतलब हुआ एक यहां लग जाएगा, इधर आते हैं, एक ऊपर वाले पे लग जाएगा 2, एक नीचे वाले पे लग जाएगा 3, एक यहां लग जाएगा 4 और एक यहां लग जाएगा 5, बिकॉज ये वाला और ये वाला अलग है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यानी मैं एक बार इसको बना के देखता हूं, मैं इसको एक बार बना के देखता हूं क्या बनाया गया था। ये था, कुछ ऐसा है, ऐसा ही है ना। अब एक बार चेक करते हैं, जरा समझना। यहां पर बनाओगे, यहां पर लगाओगे, चाहे यहां पर लगाओगे चाहे यहां पर, एक ही आएगा। तो यानी यहां पर लगाने से एक आंसर आ जाएगा। तो यहां पर लगाने से अगर एक ही आंसर आएगा तो वो कैसा दिखाई देगा, मैं बना भी लेता हूं। वो दिखाई देगा सर ऐसा, यहां पर लगाने से एक ही आंसर आएगा और वो दिखाई देगा कुछ ऐसा। यहां आ गया आपका एक Cl, ये Cl अलग से लगेगा ऐसे, समझ रहे हो बात को, हाइड्रोजन हट के Cl आ जाएगा। ठीक, एक तो ये बन गया। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? दूसरी पॉसिबिलिटी ये है सर कि आप यहां पर लगा दें। दूसरा केस क्या बनता है? दूसरा ये है कि आप यहां पर लगा दें। कहां पर सर? यहां पर। लेकिन यहां पर कैसे लगाएंगे सर, यहां तो हाइड्रोजन ही नहीं है, तो चलिए ऊपर लगाते हैं। एक यहां पर लग सकता है, तो यानी एक पॉसिबिलिटी मेरी बन गई यहां पर लगाने की, ऐसे ऐसे ऐसे, और ये है ये है ये है ये है, और यहां पर मैंने एक क्लोरीन लगा दिया, ये आ गया एक दूसरी पॉसिबिलिटी। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या बनती है? तीसरी पॉसिबिलिटी बनती है मेरी कि मैं यहां पर लगा दूं। कहां पर? ऊपर वाले कार्बन पे बिल्कुल लगा सकता हूं, ऊपर वाला कार्बन बिल्कुल अलग है, इनमें से किसी 1 डिग्री सिर्फ नहीं देखनी है। कई बच्चे सोच रहे होंगे सर ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये 1 डिग्री ना। मैं क्या कह रहा था, क्लोरीन कहीं पर भी लगा दो, एक जैसा दिखना चाहिए, दिखना चाहिए, आंख से दिखना चाहिए, इसमें कोई केमिस्ट्री नहीं है। अगर केमिस्ट्री डालूंगा तो एक बात बोलूंगा, जहां पर क्लोरीन लगाकर आपको लगता है IUPAC सेम आ रही है, वो सेम स्ट्रक्चर माने जाएंगे। लेकिन मैं इतना टेक्निकल नहीं कर रहा हूं, अभी मैं बिल्कुल सीधी बात बोल रहा हूं, सर यहां लगाने से मुझे सेम दिखता है, यहां लगाने से सेम नहीं दिखता है, बात खत्म हो गई। यानी अगर आपने यहां पर लगाया तो ऐसे में वो सेम नहीं दिखेगा, किसी भी तरह का नहीं दिखेगा, तो वो एक नया स्ट्रक्चर होगा, और वो नया स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देगा सर? वो ऐसा दिखाई देगा, जरा समझना। यानी आपने यहां पर Cl लगा दिया, एक Cl आपने यहां लगा दिया, बिल्कुल पॉसिबल है। और कहां लगा सकते हैं सर? और आप नीचे लगा सकते हैं, तो चलिए नीचे भी लगा देते हैं। यानी ये भी पॉसिबल है, ये यहां, और आपने Cl जो है वो नीचे लगा दिया, ये भी पॉसिबल है। और एक Cl आप और लगा सकते हैं जो बिल्कुल बाहर की तरफ लगा सकते हैं, उसको भी देख लेते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, ये और Cl आपने बिल्कुल बाहर की तरफ लगा दिया। ये सर आपके सामने 5 पॉसिबिलिटीज है सर। You have these 5 possibilities and you have, without stereochemistry, you have 5 mono chloro derivatives. आपके पास 5 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स, समझो। इसमें कोई केमिस्ट्री नहीं है, मतलब किसी बच्चे को लग रहा हो सर ऐसा कैसे किया वगैरह वगैरह, तो हम अभी कोई केमिस्ट्री इसमें नहीं डाल रहे हैं, हम सिर्फ इसमें इतनी केमिस्ट्री लगा रहे हैं, H हटा के Cl लगाना है। अगर आपको लगता है H हटा के Cl लगाने से एक नया स्ट्रक्चर बना, तो आप उसको एक मोनोक्लोरो डेरिवेटिव मान सकते हैं, बात खत्म।
अब कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं मैं वो भी बता देता हूं। बच्चे कहते हैं सर ये देखिए ये वाला 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है और ये भी 1 डिग्री है। तो बच्चे सोचते हैं 1 डिग्री हटा के सीए लगा दो एक ही आंसर आएगा ना। एक जैसा कहां है? आप बताइए यहां वाला आंसर, ये वाला आंसर, क्या ये वाले आंसर सेम है? बताइए सर कैसे पता चलेगा? अबे अंधे नहीं है हम, हमें दिखाई देता है, देख के नहीं है तो नहीं है, बात खत्म हो गई। यही तो दिक्कत है यार, हम केमिस्ट्री को मुश्किल बना देते हैं। अगर आईयूपीएससी तुम्हें एक जैसी लगती है, अगर ये तुम्हें एक जैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूले, स्ट्रक्चरल फॉर्मूले और आईयूपीएससी अगर एक जैसे, अरे क्या बेकार की बातें कर रहे हैं सर। आंखें हैं हमारे पास, हमें देखने से सेम नहीं लगते तो बात खत्म हो गई। क्या ये दोनों देखने से सेम लगते हैं? नहीं लगते, सर दे आर डिफरेंट। ये भी 1 डिग्री पे लगा है, ये भी 1 डिग्री पे लगा है, स्टिल दे आर नॉट सेम। क्या ये 1 डिग्री पे नहीं लगा है? ये भी 1 डिग्री पे लगा है, लेकिन फिर भी ये सेम नहीं है सर। ये वो 5 स्ट्रक्चर्स हैं जो डिफरेंट हैं, इसलिए ये 5 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स माने जाएंगे। यानी इस तरह का भी कितना खूबसूरत सवाल बनाया जा सकता है, जिसमें वो कह सकता है कि भाई मेरे पास एक ऐसा हाइड्रोकार्बन है जिसमें सारी डिग्रीज के कार्बन हैं, सारी डिग्रीज के कार्बन है। आप बता सकते हैं उसके कितने मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स बन सकते हैं? तो उसका जो आंसर आएगा वो 5 आएगा। एक बार इसका और चेक कर लेते हैं। एक यहां बनेगा, एक यहां बनेगा 2, एक यहां बनेगा 3 डिग्री और एक यहां बनेगा 4। बहुत बढ़िया, इसके तो सिर्फ 4 ही बनेंगे भाई। क्यों? क्योंकि सर ये दोनों सेम है और ये तीनों सेम है। बात समझ रहे कि नहीं? इसके सिर्फ 4। एक बार अपने आप घर में सब लोग चेक करेंगे इसके मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स कितने बनेंगे। इसके 4 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स बनेंगे, मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स। इसके 4 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स बनेंगे। एक बार चेक कर लेना। सर इन दोनों में कहीं भी लगा सकते हैं, यहां लग नहीं सकता, एक यहां लगा सकते हैं, एक यहां लगा सकते हैं, दिस इज 3 डिग्री, और एक यहां लगा सकते हैं। सर इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि ये दोनों सेम, यानी समझ लो ये दोनों सेम हो गए, ये दोनों सेम, ये तीनों सेम हो गए। इसका मतलब ये हुआ सर एक यहां लग सकता है कहीं पर भी, एक यहां लग सकता है, एक यहां लग सकता है, और ये दोनों सेम है तो कहीं पर एक लग सकता है। यानी कुल मिलाकर इसके 4 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स आएंगे। अब सवाल अच्छा है कि आप क्या बता सकते हैं कि अगर मेरे पास ऑल डिग्रीज के कार्बन है, यार इसको कर ही लेते हैं यार, मुझे ये अच्छा सवाल लगता है, अच्छा सवाल बना हुआ दिखाई देता है, तो मैं इसको लिख लेता हूं। इफ a minimum minimum molecular weight alkane having all the 1 degree, 2 degree, 3 degree, 4 degree carbon atoms, then find out its monochloro derivatives on reaction with क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये सवाल आ गया। ऑप्शन ले लेते हैं। एक ऑप्शन 6, एक ऑप्शन 5, एक ऑप्शन 4 और एक ऑप्शन आ गया ऑल ऑफ दीज। इसमें यहां जरूर मेंशन कर लेते हैं मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स विदाउट स्टीरियो, विदाउट स्टीरियो, स्टीरियो आइसोमर्स कैलकुलेट नहीं करने, विदाउट स्टीरियो। ठीक, तो ऐसे में अगर ऑल ऑफ दीज हो, और मुझे लगता है एक बढ़िया सवाल बन सकता है ये, बिल्कुल जेई मेंस का एक सवाल या जेई एडवांस का, जो भी बोलना चाहें, एक अच्छा सवाल बन सकता है। क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि सबसे पहले तो बहुत सारे बच्चे यही नहीं निकाल पाएंगे कि 1 2 3 4 वाले 2 स्ट्रक्चर बनते हैं। समझ रहे हो बात को? 1 2 3 4 वाले मेरे 2 स्ट्रक्चर बनते हैं। अभी मेरी बात हुई थी 1 2 3 4 वाले मेरे 2 स्ट्रक्चर बनते हैं, एक ये बनता है और एक ये बनता है, ये 2 स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर के मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स अभी तुमने निकाले थे वो 5 आए थे, और इसके जो मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स निकल के आए थे वो 4 निकल के आए थे। यानी आंसर जो होना चाहिए वो मेरे 2 ऑप्शन सही होना चाहिए, एक 5 वाला भी और एक 4 वाला भी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, ज्यादातर लोग इसका एक स्ट्रक्चर ही बना पाएंगे, और अगर वो एक ही बनाएंगे तो उनका आंसर सिर्फ एक निकल के आएगा, जबकि ये मल्टी करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑब्वियसली मेंस लेवल पर तो नहीं होगा, लेकिन वो समझो सवाल किसी फॉर्म में पूछ सकता है, चाहे मेंस बोल दीजिए और एडवांस बोल दीजिए। हाँ, ये प्रियांशु बहुत पहले आता है सर, टाइम अप, टाइम अप।
प्रियांशु, तुम अपने टाइम की बात कर रहे हो क्या? यार मुझे जल्दी से एक बार बता दो बस, मेरी आज की सारी बातें तुम्हें समझ में आ गई, और वो तुम्हें मेंशन भी करना है ना, अपने अपने पोर्टल पर बता देना, हमारे जो पीडब्ल्यू का पोर्टल है उस पर बता देना, और नहीं तो मेरे अपने उस पे इंस्टा पे मैसेज कर देना। लेकिन मुझे सारे लोग इस बात को जरूर बता दें कि तुम्हें ये बात समझ में आ रही है। मैं एक छोटा सा पोल और करा रहा हूं कि क्या ये बात तुम्हें समझ में आई, जल्दी से मुझे बता दो। यहां तक आज की सारी बातें तुम्हें समझ में आ गई, जितना हम लोगों ने आज डिस्कस किया, हालांकि बहुत कम डिस्कस किया, लेकिन हम सब सब कर लेंगे, है ना। तो कल के अगली क्लास से थोड़ा सा और स्पीड पकड़ते हैं। नेक्स्ट क्लास में आज हमने कार्बन की डिग्री, हाइड्रोजन की डिग्री, इस पर बहुत सारा डिस्कशन किया। नेक्स्ट क्लास में अल्कोहल्स की डिग्री, हैलाइड्स की डिग्री, अमीन्स की डिग्री, फिर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट के बारे में कुछ डिस्कशन, और उसके बाद फिर फटाफट आईयूपीएससी स्टार्ट कर दें। तो क्या आज की बात सब लोगों को समझ में आ गई? हाँ, पीयूष, स्टीरियो केमिस्ट्री में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी इन्वॉल्व होती है। तो कई बार ऐसा होता है जिसमें जो कंपाउंड आपने बनाए थे अभी, उनमें कहीं ना कहीं वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। तो जब ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं तो उनके और भी स्टीरियो आइसोमर्स बन सकते हैं। मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें, मैं बहुत खूबसूरत सवाल से साथ तुम्हें पढ़ाऊंगा, लेकिन वो तब जब हम आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे बेटा। तो धीरे धीरे करके आएंगी बातें। मैंने ये अज्यूम करा कि ठीक है, मैं ज्यादा टेक्निकल नहीं है, क्लोरीन लगाना है एच हटा के, तो जो जो पॉसिबिलिटीज दिखती है बस, दैट इज नॉट केमिस्ट्री यार। वो कोई रिएक्शन नहीं, बिल्कुल सीधा एक प्रोबेबिलिटी के सवाल थे, या फिर एक सिंपल पहेली जिसे कहते हैं। चलिए जल्दी से चेक कर लेते हैं, रिजल्ट देख लेते हैं। और रिजल्ट 95% बच्चे कह रहे हैं उनको ये बात समझ में आ गई। तो जिन बच्चों को ये बात समझ में नहीं आई है, वो सब लोग एक बार रिवाइज जरूर कर लें यार, है ना। वो सब लोग उसको रिवाइज कर लें कायदे से। मुझे लगता है सारे लोग समझ सकते हैं, सारे लोगों को ये समझ में आ जाएगा, और ऐसा नहीं कि किया नहीं जा सकता। सर सब क्लियर है, सब कुछ क्लियर हो गया, सब क्लियर। स्ट्रक्चर ओनली 2 होगा। जय हो बकरे बाबा की। क्लियर सर, क्लियर सर। क्लास ओवर हो गई है क्या एकदम से? सर स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं मैं बताऊंगा बेटा, स्टीरियो तुम्हें बताया जाएगा। सर मैंने फिजिकल केमिस्ट्री भी आपसे पढ़ी है अब तक 3.0 की क्लास की जगह, एंड अब ऑर्गेनिक भी आपसे कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच बेटा, करना है हमें। सर मैंने फिजिकल केमिस्ट्री भी आपसे पढ़ी, हिमांशु बहुत बढ़िया। स्तुति गुड आफ्टरनून सर, अंडरस्टूड वेरी गुड। सर फाइंड द स्ट्रक्चर, तब मस्त था सर, स्ट्रक्चर तक मस्त था, उसके बाद थोड़ा इशू हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ माई फॉल्ट सर। ऑर्गेनिक वीक है बट अब प्रसुम, ये कोई वीक वीक वाली बात ही नहीं है प्रसुम। ये तुम बेकार की बातें यहाँ बिल्कुल मत लिखा करो। कोई बच्चा ये बेकार की बात नहीं लिखेगा कि क्योंकि वीक है। अबे लल्लू हो क्या, वीक है तो सीख तो रहे हैं। अभी नहीं समझ में आया ना, तो एक बार दोबारा लेक्चर देखेंगे तब समझ लेंगे। करना है भाई, कोई फिर वही वाली बात, करना है या नहीं करना ये डिसाइड कर लो बस। नहीं करना ऐसी की तैसी, करना है तो फिर करके रहेंगे, फिर करके रहेंगे। चलो ठीक है, आज इतना ही करते हैं भाई। तो अगली क्लास में फिर मुलाकात करते हैं। आज मैं कोई भी होमवर्क तुम्हें नहीं दे रहा हूं, आज मैं कोई भी होमवर्क तुम्हें नहीं दे रहा हूं। आज सिर्फ सब लोग इसको रिवाइज करेंगे। आज होमवर्क और डीपीपी नहीं मिलेगी। अगली क्लास से हम होमवर्क और डीपीपी स्टार्ट करेंगे, लेकिन सब लोग इसको कायदे से एक बार रिवाइज कर लें, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आप बहुत मेहनत करो, खूब खुश रहो, जम के मेहनत करो, अच्छी तैयारी करते हैं, कोशिश करते हैं कि जिस तरह से सब कुछ सीख रहे हैं, हम भी इसको बहुत अच्छी तरह से दोबारा सीखेंगे, और कोशिश करते हैं कि ये अच्छा हो जाए, ठीक है। तो चलिए आज इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात करते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।